हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन डी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए ईसी यानी एनर्जी कंजर्वेशन। और यहाँ पर देखिए आज हम देखिए आज का जो वीडियो होने वाला है वो अंतिम युद्ध होगा आज के लिए। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस इस वीडियो को ही आपको देख कर चले जाना है और आपका जो एग्ज़ाम है इससे बाहर आपका जो क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, जितने भी चैप्टर हैं देखिए इसी में देखिए 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। इन 10 चैप्टर्स को देखिए एकदम कंप्लीट करा देंगे। यहाँ पर देखिए एकदम चैप्टर 1 क्लास में आपका चैप्टर खल्लास हो जाएगा। 100% देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनेगा, इससे बाहर आपका नहीं बनेगा। ठीक है, एकदम देखिए एकदम बेसिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो भी देखिए जो स्टूडेंट अभी तक के हैं FB पेज पर नहीं ज्वाइन है वो जाकर जल्दी से ज्वाइन हो जाए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो देखिए PDF कहाँ पर मिलेगा आपको? PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट इंस्टा यूज करते हैं वो इंस्टा पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर देखिए तो आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर इसी का क्या है, बेसिक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की मूल बातें जो हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए क्या बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा को कितने वर्गों में डिफाइन किया गया है, मतलब कितने वर्गों में क्लासिफाइड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी एनर्जी हो गया, प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी। ठीक है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी ये जो है आपका, ये आपको इन दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है। अब बात होती है कि प्राइमरी एनर्जी क्या है और जो सेकेंडरी एनर्जी है ये इनके सोर्सेस कौन कौन से हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। और प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी ये अभी हम देखिए एक वीडियो बनाए थे, उसमें भी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उसमें भी आपको डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि देखिए एक स्टूडेंट ने क्या था, एक स्टूडेंट ने देखिए इंस्टा पर क्या किया था, फ़ोटो पोस्ट किया था जो इम्पॉर्टेंट मतलब एक प्रकार से क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि इसको भी एकदम क्या करना है, एकदम सर सॉल्यूशन इसका बता दीजिए। तो हमने उसको क्या किया, उसका वीडियो बना दिया ताकि सभी स्टूडेंट को एकदम देखिए वो एकदम माइंडसेट हो जाए। तो एग्ज़ाम में भी आपका उससे एक आपका क्वेश्चन पुटअप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो सोर्सेज कौन कौन से हैं। जैसे आपका कोल हो गया, जो भी देखिए प्राइमरी एनर्जी क्या होती है, प्राइमरी एनर्जी वो होती है जो क्या होती है, जो नेचर से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रकृति से हमें मिलता है वो हमारी प्राइमरी एनर्जी होती है। एग्जाम्पल में आप लिख देंगे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और बायोमास यानी कि वुड हो गया। ठीक है, एयर हो गया, नदियाँ, परमाणु ईंधन, ये सभी क्या हैं, ये प्राइमरी एनर्जी के सोर्सेस है। अगर हम बात करें सेकेंडरी एनर्जी के सोर्सेस, तो जब इनका हम प्राइमरी एनर्जी का क्या करते हैं, प्राइमरी एनर्जी को जब हम रिफाइन करते हैं तो उसके द्वारा हमें सेकेंडरी एनर्जी यहाँ पर जनरेट होती है। ठीक है, मिलती है। तो यहाँ पर ये आपको सेकेंडरी एनर्जी भी आपको पता चल गया होगा। इसके सोर्सेस देख लीजिए, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई। ठीक है, और आपका कैरोसिन हो गया, ये सभी क्या हैं, ये आपके सेकेंडरी एनर्जी है। अब हम बात करेंगे अक्षय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो देखिए अक्षय ऊर्जा क्या होती है, ये ऊर्जाएं क्या हैं, प्रदूषण मतलब प्रदूषण कारक नहीं, यानी कि ये प्रदूषण को गिव अप नहीं करती हैं और कोई भी तरह का इनका पॉल्यूशन इससे नहीं होता है। ठीक है, और देखिए ये क्या होती हैं, जो पॉल्यूशन नहीं करती हैं वही हमारे अक्षय ऊर्जा कहलाती हैं। इनके स्रोत का क्षय नहीं होता है, इनके जो सोर्सेस है उसका भी डिके नहीं होता है, तो ये हमारी अक्षय ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी भी हम इसे कह सकते हैं क्योंकि इसका हम रिसाइकलिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके सोर्सेस को भी हम देख लेते हैं। तो अक्षय ऊर्जा के स्रोत देखिए, जैसे आपका विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, और आपका जल विद्युत ऊर्जा हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो गैर अक्षय ऊर्जा क्या होता है, यानी नॉन रीन्यूएबल भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, नॉन रीन्यूएबल क्या होता है, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जिसका क्या हो, रिसाइकलिंग एक प्रकार से ना हो सके, यानी कि दोबारा से अगेन उसको हम यूज़ ना कर सके, जिस एनर्जी को हमारा नॉन रीन्यूएबल एनर्जी होता है। यहाँ पर देखिए गैर अक्षय ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों और यूरेनियम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो यूरेनियम होते हैं, उनसे ये प्राप्त होते हैं। ये देखिए जीवाश्म ईंधन के रूप में क्या होता है, मुख्य रूप से कार्बन से ये बनता है। कौन? जीवाश्म ईंधन, कार्बन बनेगा, पॉल्यूशन छोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए गैर अक्षय ऊर्जा के उदाहरण, अब इसके हम एग्जाम्पल को जान लेते हैं। तो जैसे आपका हो गया फॉसिल फ्यूल
उससे जो प्राप्त होती है एनर्जी, और जो एटॉमिक एनर्जी होती है वो। व्यावसायिक ऊर्जा यानी कि कॉमर्शियल एनर्जी। कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर देखिए जिस भी एनर्जी को हम क्या कर सके, जो मार्केट में अवेलेबल हो, जो मार्केट में क्या हो, अवेलेबल हो, जिसको हम मार्केट से परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं किसी भी मूल्य पर, वो होती है व्यावसायिक ऊर्जा। ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, एकदम आ गया होगा। यहाँ पर देखिए तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे नेचुरल गैसेस हो गया, कोल हो गया आपका, ठीक है, तो ये सभी क्या हैं आपका, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, ये सभी जो हैं वो आपका व्यावसायिक ऊर्जा का अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है देखिए जलवायु परिवर्तन के कारक कौन कौन से हैं, तो जैसे आपका ग्रीन हाउस गैसेस हो गए, और आपका पृथ्वी की कक्षा में जो बदलाव होता है, सौर विकिरण में बदलाव, इन सभी के कारण जो जलवायु परिवर्तन है वो होता है, ठीक है, यहाँ पर इसको देख लेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए ऊर्जा का वर्गीकरण, मतलब जो एनर्जी है उसके क्लासिफिकेशन अगर हम बात करें तो प्राइमरी और जो सेकेंडरी एनर्जी है ये क्या है, तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी ये हमने आपको बता दिया कि प्राइमरी एनर्जी क्या है, जो हमें नेचर से एनर्जी जो भी हमें प्राप्त होती है वो प्राइमरी एनर्जी होती है, यानी प्रकृति या प्राकृतिक वातावरण से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हम उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी एनर्जी कहते हैं। जैसे आपका कोल हो गया, यहाँ पर देखिए अभी हमने डिस्कस किया, कोल आपका हो गया, ठीक है, नेचुरल गैसेस हो गए, नेचुरल गैस हो गया, आपका ग्रेफाइट हो गया, और देखिए कच्चा तेल हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो हैं ये आपके प्राइमरी एनर्जी के एग्जांपल में आप ये लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो द्वितीयक एनर्जी, जब इनका क्या करते हैं, प्राइमरी एनर्जी का रिफाइनिंग करते हैं तो हमें सेकेंडरी एनर्जी मिल जाती है। एग्जांपल लिख देंगे, पेट्रोल रिफाइंड, देखिए क्रूड ऑयल को क्या करेंगे, जब हम कच्चे तेल को क्या करेंगे, जब कच्चे तेल को क्या करेंगे, रिफाइन करेंगे तो हमें क्या देगा, पेट्रोल और आपका डीजल, कैरोसिन, इस टाइप के जो ऑयल हैं वो देगा। तो ये हमारे क्या है, यही हमारी सेकेंडरी एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो ये भी हमने आपको बता दिया है, इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो हमने आपको अक्षय ऊर्जा बताया, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम नहीं बताएंगे। देखिए अक्षय ऊर्जा को रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, एग्ज़ाम में आएगा तो कोई भी स्टूडेंट देखिए आप पैनिक नहीं होंगे, इसके बस इंपॉर्टेंस को देख लीजिए, इसका जो महत्व है वो क्या है। देखिए जो रिन्यूएबल एनर्जी है, ये रिन्यूएबल डेवलपमेंट का जो स्तंभ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब प्रमुख स्तंभ है इसका। रिन्यूएबल एनर्जी देखिए क्या है, एक ऐसा विकल्प है जो असीम है, लिमिटलेस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये पर्यावरण से सीधे संबंध है, आपका ऊर्जा के परंपरागत साधन जैसे आपका कोल गैस हो गया, पेट्रोलियम सीमित मात्रा में होने के साथ साथ पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है, ठीक है। दूसरी तरफ ऊर्जा के ऐसे विकल्प हैं जो पूर्ण हैं, ठीक है, देखिए जो क्या है, पूर्णी हैं तथा जो पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ये दो आप पॉइंट याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये भी आप देख सकते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग होता है और जो जलवायु परिवर्तन से बचाव और अक्षय ऊर्जा स्रोत वर्ष पर्यंत देखिए आबाद रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित, स्वतः स्फूर्त, भरोसेमंद है। और ये देखिए इसको आप मतलब एक प्रकार से ये संभव भी है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, ये सभी इसके एक प्रकार से जो जैविक पदार्थ हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं, इसको देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इसको भी हमने आपको डिस्कस कर दिया है, जिसको हम क्या करें, रिसाइकलिंग ना करें, मतलब रिसाइकल ना हो, जिसको हम रिसाइकलिंग के थ्रू मतलब अगैन यूज़ ना कर पाएँ, एक ही बार यूज होगा। जैसे आप पेट्रोल क्या करें, पेट्रोल को जब आप क्या करते हैं या डीजल को क्या करते हैं, जब एक प्रकार से एज अ फ्यूल आप किसी भी मतलब वाहन में आप जब इसको डलवाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो ये फ्यूल है ये आपका एक समय तक, मान लीजिए कोई बाइक है, ठीक है, उसमें 1 लीटर आपने पेट्रोल डलाया, ठीक है, तो वो क्या हुई, मान लीजिए 40 से 45 किलोमीटर तक वो चली, उसके बाद पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो दोबारा से जो ख़त्म हुआ पेट्रोल उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, फिर से आपको फिलअप करना पड़ेगा, मतलब भरवाना पड़ेगा पेट्रोल पंप से पेट्रोल, तो तब जाके आपको एनर्जी जो आपकी बाइक को होगी वो मिलेगी। तो ये जो एनर्जी दोबारा से यूज नहीं कर पाते हैं, एक ही बार यूज होती है, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है, ठीक है।
तो एग्जाम्पल में आप पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल फ्यूल्स रिजर्व, ये क्या होता है? तो देखिए संयुक्त राज्य ऊर्जा सूचना प्रशासन के अनुसार लगभग 4.1 बिलियन बैरल तेल समारित भंडारण में रखा गया है। ठीक है, देखिए जिसमें से क्या है 1.4 बिलियन सरकार द्वारा नियंत्रित, मतलब ये सरकार द्वारा एक प्रकार से कंट्रोल है। ठीक है, ये मतलब सरकार द्वारा एक प्रकार से सरकार देती है। ठीक है, शेष निजी उद्योग के पास 2004 में यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में सबसे बड़ा जो रणनीति रिजर्व था वो शेष देखिए 27 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अन्य सदस्यों के पास था। तो इसको यहाँ पर देखिए गैर आईईए जो है आईईए, इसने क्या किया, अपने जो रणनीतिक पेट्रोलियम भंडारण पर काम शुरू कर दिया। ठीक है, मतलब कार्य करना शुरू कर दिया। इन जो नए भंडारण में चीन सबसे बड़ा है, मतलब चीन के पास सबसे ज़्यादा ये एक प्रकार से जो उद्योग है ये है। इसमें देखिए फ्यूल का जो खपत होता है वो 0.1 बिलियन बैरल के क्षेत्र में है। इतने क्षेत्र में ये फ्यूल जो है वो ख़त्म होता है। देखिए रिजर्व ईंधन का जो उपयोग है अल्पकालिक यहाँ पर आपूर्ति व्यवधानों को कवर करने के लिए किया जाता है। भारत की देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा की खपत पर संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब किस प्रकार से ऊर्जा कंजप्शन हो रहा है, एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, एनर्जी कंजप्शन इन इंडिया। ठीक है, एनर्जी कंजप्शन ऑफ इंडिया, सॉरी इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया। तो इसको आपको देखना है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार से ऊर्जा की खपत जो हो रही है वो देखिए। भारत में कुल प्राथमिक ऊर्जा खपत दुनिया में तीसरी सबसे अधिक है, मतलब सबसे भारत में तीसरा स्थान है इसका। ठीक है, प्राइमरी एनर्जी के खपत में। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद 2017 से 2017 में 221 देखिए मिलियन टन के साथ भारत तेल खपत में तीसरे स्थान पर था। ठीक है, थर्ड पोजीशन पर था। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश नियमित रूप से बिजली संकट का अनुभव करता है क्योंकि बिजली की मांग अक्सर आपूर्ति से अधिक हो जाती है। पिछले 20 वर्षों में देखिए बिजली की जो कमी है वो 10 से 15% के दायरे में बनी हुई है। देखिए जबकि पीक डिमांड है उसकी अवधि में कम उच्च स्तर पर पहुंच जाती है। 2013 में क्या हुआ कि जो स्टेट की जो मांग है वो बिजली की आपूर्ति लगभग देखिए 43% के बीच तक का अंतर भी खुला है, मतलब इतने तक पहुंच गई थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखिए परिणाम के रूप में औद्योगिक निवेश के लिए बाध्य किया गया। यह देखिए स्थिति जो है वो बार बार यूपी सरकार को भारत में अन्य राज्यों से उच्च कीमतों के लिए बिजली खरीदने के लिए मजबूर करती रही। मतलब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कि अगर देखिए ज़्यादा इतनी पॉपुलेशन रहेगी उतनी ही एनर्जी की जो कंजप्शन वो होगी। तो ज़रूर जाहिर सी बात है कि उस एनर्जी कहीं ना कहीं से मंगाना पड़ेगा, कहीं से एक प्रकार से ज़रूरत पड़ेगी तो उसको मंगाना पड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मजबूरी है कि उनको मंगाना पड़ेगा। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर एकदम सन्स विथ यहाँ पर यूनिट्स भी दिया हुआ है और जो जितने परसेंटेज में जो उसकी कंजप्शन है वो भी दी हुई है और मिलियन में भी यहाँ पर देखिए इसके जो यूनिट है वो जो एग्रीकल्चर में है वो दिया हुआ है और किसी भी सेक्टर में। तो ये आप इसको देख लीजिए एकदम। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट जलवायु पर ऊर्जा के उपयोग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जलवायु जो है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट पर किस प्रकार से इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसको आप देखिए सूर्य से प्राप्त ऊर्जा तथा उसके जो ह्रास के बीच का जो संतुलन ही हमारे पृथ्वी की जलवायु का निर्धारण और तापमान संतुलन यानी टेम्परेचर को बैलेंस रखता है। ठीक है, ऊर्जा हवाओं, समुद्र धाराओं और देखिए अन्य तंत्र द्वारा विश्व भर में वितरित हो जाती है तथा अलग अलग क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। देखिए यहाँ पर इसको आप देख लीजिए, जो जिम्मेदार कौन था, जो कारक क्या हो जिम्मेदार होते हैं, एक प्रकार से परिवर्तन के जिम्मेदार होते हैं, जिनमें सौर विकिरण में बदलाव, पृथ्वी की कक्षा में बदलाव, महाद्वीपों की परिवर्तन में बदलाव और जो वातावरण, महासागर परिवर्तन देखिए पर्वत निर्माण, एक प्रकार से जहाँ पर्वत डेवलप किए जाते हैं, माउंटेन, महाद्वीपी बहाव और ग्रीन हाउस की जो सांद्रता है परिवर्तन आदि शामिल होते हैं। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के अंदरूनी और बाहरी कारक हो सकते हैं। अंदरूनी कारकों में जलवायु प्रणाली के भीतर ही प्राकृतिक प्रक्रियाओं में रहे परिवर्तन शामिल हैं। अब यहाँ पर देखिए वही बाहरी कारक में कुछ प्राकृतिक, जैसे मान लीजिए आपका सोलर जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें चेंजमेंट,
पृथ्वी की कक्षा में चेंजमेंट, ज्वालामुखी विस्फोट जो है आपका देखिए मानव जनित जो जितने भी एक प्रकार से एमिशन है वो, और यहाँ पर देखिए ये सभी मेंशन हो सकते हैं। कुछ परिवर्तन कारक जो हैं वो जलवायु में बहुत जल्द ही प्रभाव डाल देते हैं, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। जबकि देखिए कुछ प्रभावित करने में सालों लगा देते हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा, जैसे ये सभी ज्वालामुखी फटना, तो ये बहुत भीषण एक प्रकार से विस्फोट होते हैं, इनका एमिशन बहुत ज़्यादा होता है और इसी प्रकार से आपका जो ये इफ़ेक्ट भी ज़्यादा देते हैं और कुछ जो रहते हैं वो कम इफ़ेक्ट देते हैं, सालों साल लग जाते हैं उनको। फॉसिल फ्यूल्स क्या है, देखिए हमने बताया कि कार्बन से एक प्रकार से ये बनता है, तो ये पॉल्यूशन छोड़ता है, जाहिर सी बात है इसको आप बनाकर लिख सकते हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन जैसे आपका यहाँ पर देखिए कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, ये सभी जो हैं प्राइमरी सोर्सेस एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं। तो उन जानवरों और पौधों के अवशेषों से बने हैं जो लाखों सैकड़ों देखिए सैकड़ों लाखों साल पहले डायनासोर के समय से पहले मतलब एक प्रकार से, ठीक है, जीवित थे। कार्बन यहाँ पर देखिए कार्बोनिफेरस काल के दौरान बने थे ये, और उन पौधों ने क्या किया जो करोड़ों वर्ष पहले जीवित थे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया गया। जो प्रकाश की जो ऊर्जा थी वो क्या था, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया गया। और उसके बाद देखिए सोलर एनर्जी जो है वो खाद्य श्रृंखला अर्थात जीवों में स्थानांतरित हो गई एक प्रकार से। तो वो क्या हुआ फिर देखिए जीव थे वो मरने लगे। अब जब मरने लगे तो जो केमिकल एनर्जी है उनमें ये संचित होने लगे, केमिकल जो उनका जो बॉडी या जो डिके हुआ है, ठीक है, तो वो क्या हुआ केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगा। यहाँ पर देखिए किसी जीवाश्म ईंधन के बनने में 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जैसे आपका ये हो गया, ठीक है, कार्बनिक पदार्थ हो गया का संचय, कार्बनिक पदार्थ का संरक्षण अर्थात उसे ऑक्सीकरण से बचाने के लिए, ठीक है, उस हवा का बहिष्कार, और जीवाश्म ईंधन जैसे तेल प्राकृतिक गैस को कार्बनिक पदार्थ में रूपांतरित करना। यह आमतौर पर क्या है कार्बनिक पदार्थों के तलछट के परतों से ढकने के कारण होता है, देखिए, जिसके कारण दबा हुआ गर्मी बढ़ जाती है। अब ये देखिए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन को गैर जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में वह एक प्रकार से डिफाइन किया गया, क्योंकि इस प्रक्रिया को घटित होने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट देखिए कोल आप लिख देंगे कि कोल क्या है, इसको आप लिख देंगे कोयला क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, सारा कुछ आप लिख दीजिएगा, ठीक है, इसको हम नहीं बताएंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है आपको एक प्रकार से शॉर्ट नोट्स एक प्रकार से लिखना है, ठीक है, मतलब आपको विविध में लिखना है, विस्तार में। प्राकृतिक यानी नेचुरल गैस क्या है, ऑयल क्या है, तो ये भी आप क्या करेंगे इसको पढ़ लेंगे और इसको भी आप बनाकर लिख देंगे, ठीक है। सोलर एनर्जी क्या होती है यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, इसको देखिए हमने बता दिया है, और कुछ जो है उसको आप यहाँ से पढ़ के आप बना दीजिएगा, ठीक है, इसको एकदम पूरा लिख दीजिएगा, जितना आपको याद हो पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए ठोस ईंधन के जो जितने भी सॉलिड फ्यूल्स होते हैं उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, क्योंकि देखिए समय बहुत ही कम है इसलिए हम यहाँ पर आपको पूरा का पूरा नहीं बता सकते हैं, जो आपको बेसिक है वो हम आपके लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके क्या क्या एडवांटेज हैं, जैसे आप कोई भी फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें एक प्रकार से क्या होता है जो बर्नर होता है उसकी आवश्यकता, देखिए यहाँ पर इन्हें जलाने के लिए किसी विशेष प्रकार के बर्नरों की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब बिना ही बर्नर के हम उसको बर्न कर सकते हैं, मतलब उसको जला सकते हैं, ठीक है, कोई भी ज़रूरत नहीं है कि उसमें बर्नर लगाओ, ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और ठोस ईंधन जो होते हैं वो द्रव की अपेक्षा सस्ते होते हैं, ठीक है, इसको भी देखना है, ये आपके एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, जो आपके देखिए जो ठोस ईंधन है इसमें नमी का प्रतिशत अधिक होने के कारण क्या होता है ये आसानी से नहीं जलते हैं, उसमें मॉइस्चर एक प्रकार से लग जाता, मतलब एक प्रकार से मॉइस्चर आ जाता है। इन्हें जलाने के पश्चात व्यर्थ उत्पाद के रूप में जो ऐश है वो निकलती है, ऐश यानी कि जो राख है वो निकल जाती है, जिससे क्या होता है निस्तारण में समस्या उत्पन्न होती है। देखिए जो यहाँ पर देखिए जो द्रव ईंधन इनके लाभ और हानियाँ भी देख लीजिए। तो द्रव ईंधन के क्या है, गैस ईंधन के इसी प्रकार से लाभ हानि आपको मिल जाएंगे, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। देखिए द्रव ईंधन क्या है, आसानी से जलते हैं, और द्रव ईंधन जलने पर क्या होता है विशेष प्रकार की राख नहीं निकलती इसमें से। और इनकी हानियाँ क्या है, ये
क्या होता है, अपेक्षाकृत महंगे होते हैं और इन्हें जलाने के लिए विशेष प्रकार के बर्नरों की आवश्यकता भी पड़ती है, क्योंकि लिक्विड है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मतलब एक प्रकार से ट्रांसफ़र के लिए उसको चाहिए होगा, बर्नर की आवश्यकता होगी, या कभी कभी जलने पर अप्रिय महक भी देते हैं। देखिए गैस ईंधन के इसी प्रकार से देख लीजिए कि ये चिंगारी और राख की सहायता से जलाने के लिए आवश्यकता इसकी नहीं पड़ती है। यहाँ पर देखिए जो गैस है वो क्या है, देखिए गैस ईंधन में अलग से बर्नर की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सभी आप देख लीजिएगा, पावर स्टेशन तक पहुंचाया जा सकता है इसको, जो पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है, गैस को, क्योंकि गैस कहीं भी पहुंच जा सकती है या पहुंचाया जा सकता है। यहाँ पर आप इसको देख लेंगे, इसके डिसएडवांटेज जो हैं, देखिए गैस ईंधन के भंडारण के लिए अत्यधिक बड़े टैंक की आवश्यकता होती है और ज्वलनशील होते हैं ये, और इनका देखिए खतरा भी होता है काफ़ी, क्योंकि आग कहीं भी लग सकती, कहीं भी ये पहुंच सकती हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस क्या होता है। देखिए भांगड़ा जो नांगल का जो बिजली घर है, जल विद्युत बिजली घर का एक उदाहरण है, ठीक है। इसी प्रकार जो चंबल योजना, कोटा बांध और जो रिहंद आदि भी जल विद्युत शक्ति बिजली घर के उदाहरण है। यहाँ पर देखिए इसके अगर हम बात करें तो इसके जो लाभ है इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए लाभ क्या है कि जो बिजली घर को चलाने में जो व्यय होता है वो कम होता है, ठीक है, जो खर्च होता है। शक्ति, देखिए इस शक्ति के प्रयोग से बचे कोयले और तेल के प्रयोग देश भर में दूसरे कामों में आ सकते हैं। टरबाइन चलाने के बाद उसी पानी को क्या करते हैं, हम इरिगेशन में यूज कर लेते हैं। देखिए जो टरबाइन से हम एक प्रकार से जो इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं, उसी पानी को हम क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए हम यूज कर लेते हैं। प्लांट साधारण होता है जिसका देखभाल कभी कम करनी पड़ती है, ठीक है, देखभाल कम करना पड़ता है, हानियाँ कम होती हैं इससे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर विंड एनर्जी क्या होती है। विंड एनर्जी जो ये क्या है, बहुत ही बड़े प्लेस पर या फील्ड पर इसको लगाया जाता है और वो क्या करती है, वो भी एक प्रकार से यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्या है, पवन ऊर्जा का प्रमुख स्थान है। पवन ऊर्जा एक स्रोत के रूप में उभर कर, ठीक है, जो ऊर्जा की आवश्यकता व उपलब्धता के मध्य अंतर को कम करने में सहायक होता है। सूर्य की गर्मी से ये क्या करता है, वायु गर्म होकर उठती है और उसका स्थान जो है ठंडी वायु ले लेता है, और यही क्या होता है, प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, कॉन्टीन्यूस यही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। सूर्य की जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करता है और उस जो स्थान मतलब जो उसका स्थान ठंडा है वहाँ से वायु ले लेता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है कॉन्टीन्यूस। इस कारण से वायु के जो विशाल द्रव्यमान चलने के कारण गतिज ऊर्जा जो इसकी है वो बढ़ जाती है, जिसे पवन ऊर्जा कहते हैं, और इसी द्वारा जो बिजली है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है, ये आप देख लेंगे। इसके एडवांटेज क्या हैं, इस ऊर्जा का भंडार असीमित है, ठीक है। पवन ऊर्जा एक स्रोत है जो वायु प्रदूषण नहीं फैलाता है। पवन ऊर्जा से कोई भी वायु प्रदूषण नहीं, मतलब एक प्रकार से पॉल्यूशन नहीं होता है। पवन ऊर्जा ये मितव्ययी स्रोत है क्योंकि इनपुट रूपी वाइंड की कमी नहीं है, ठीक है, मतलब हवा की कोई भी कमी नहीं है, हवा आती रहती है, वो तो नेचर है, ठीक है, नेचुरल है, नेचर से मिलता है हवा, तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये चक्की से पक्षियों को खतरा रहता है, मतलब जो पवन चक्की है इससे पक्षियों को खतरा रहता है, कट फूट जाते हैं, ठीक है। पवन ऊर्जा का फार्म जो है वो बनाने में अधिक व्यय होता है, क्योंकि हमने बताया आपको कि बड़े फील्ड में लगाया जाता है। कोई भी पवन चक्की जो है लार्ज प्लेस होता है। पवन ऊर्जा पवन के बहने की गति पर निर्भर करती है। यदि पवन धीरे धीरे बह रही है तो पवन ऊर्जा से प्राप्त जो शक्ति है वो भी कम होगी, चलेगी तो तेज होगी। नेक्स्ट आपका देखिए चैप्टर यहाँ पर है, नेक्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ईसी एक्ट, यानी एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ये हमने आपको बता दिया है। देखिए ऊर्जा प्रबंधन क्या है, ऊर्जा प्रबंधन यानी कि जो एनर्जी मैनेजमेंट है वो क्या होता है। तो एनर्जी मैनेजमेंट देखिए में क्या होता है, जो एनर्जी प्रोडक्शन है और जो एनर्जी कंजप्शन है की योजना और संचालन शामिल होता है। मतलब किस प्रकार से उसका हम मैनेजमेंट करें एनर्जी का, कि हम मतलब ज़्यादा कम से कम एनर्जी में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, उसका पूरा संचालन यहाँ पर शामिल होता है। ऊर्जा संरक्षण क्या है, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन क्या है। तो ऊर्जा संरक्षण का शब्द अर्थ है कि ऊर्जा का बचाव। ऊर्जा के सभी स्रोतों जैसे पेट्रोल, लकड़ी, बिजली आदि सभी सीमित हैं।
इसके बचाव के लिए ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता होती है। ऊर्जा दक्षता क्या है? एनर्जी इफिशियंसी क्या है? ऊर्जा दक्षता उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को कम करने का लक्ष्य है। स्टार रेटिंग क्या है? देखिए स्टार रेटिंग हमने आपको अभी बताया कि स्टार रेटिंग, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने लिया, स्टार बने होते हैं, ठीक है, मान लीजिए 5 स्टार। तो मान लीजिए जब यहाँ पर मान लीजिए आप देखेंगे किसी भी प्रोडक्ट में, मान लीजिए यहाँ पर देखिए वो कलरफुल रहते हैं कुछ स्टार। तो जब कलरफुल रहते हैं, यहाँ पर 3 स्टार मान लीजिए कलरफुल है, तो ये क्या है? इसका मतलब है कि वो एनर्जी को कम एक प्रकार से कंजप्शन करेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए स्टार रेटिंग योजना अलग अलग उत्पादों निर्मित व आयातित तथा कई वर्षों में इकट्ठे उत्पादों में अलग अलग होती है और यह उत्पादों की गुणवत्ता को दर्शाने का लेबल अथवा चिन्ह है। जितने ज़्यादा स्टार इतनी अच्छी उत्पाद की गुणवत्ता होगी। देखिए जितनी ज़्यादा स्टार रेटिंग होगी, 5 स्टार होगा बहुत ज़्यादा क्वालिटी अच्छी होगी, 3 स्टार होगा कम क्वालिटी होगी, ठीक है, 4 स्टार, इस टाइप से आपको देखना है। अब यहाँ पर देखिए वही एनर्जी मैनेजमेंट है, फिर से वो आ गया है। अब थोड़ा इसको लॉन्ग में लिखना है, थोड़ा आप लॉन्ग में उसको घसीट फसीट के आपको कर देना है, ठीक है, कि मतलब एक प्रकार से देखना चाहिए, एनालिसिस करनी चाहिए एनर्जी की, और उसको उस पर निगरानी करनी चाहिए ताकि ज़्यादा खपत ना हो। एनर्जी मैनेजमेंट यही सब है, तो इसको आपको लिख देना है। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन पर भी क्या करना है? संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है, तो इसको भी आप लोग बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि अभी जो हमने बताया एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसको देखिए इसमें विद एग्जांपल सारा कुछ आप कर देंगे तो लॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ इसके पॉइंट्स हैं एनर्जी कंजर्वेशन के, जो कुछ उपाय हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यदि हम पारंपरिक बल्ब है उसकी बजाय एलईडी लाइट का यूज करें तो हम 80% के लगभग बिजली बचा सकते हैं, ठीक है। मतलब जो घरों में हम क्या करते हैं, जो घरों में हम पारंपरिक जो बल्ब लगाते हैं वो ज़्यादा एनर्जी का मतलब खपत करता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी जगह क्या करें, एलईडी लगा दें, तो हमारा लगभग 80% के लगभग हमारा बिजली जो है, इलेक्ट्रिक जो है वो सेव रहता है। यहाँ पर देखिए अगर हम क्या करें, घरों में एसी लगाते हैं तो ज़्यादा हमारा एनर्जी लगता है, ठीक है। जैसे हमें स्मार्ट और ताप नियत करने वाले एसी उपयोग करने चाहिए, जिससे हम क्या करें, तापमान को एक प्रकार से सेट करना चाहते हैं, ठीक है। जिसे यहाँ पर देखिए तो उस तापमान के बाद एसी अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है। मतलब एक प्रकार से सेट कर देना चाहिए ताकि उसी समय वो क्या हो, बंद हो जाए, परमानेंट ना चले, जिसके द्वारा वो उसका जो एनर्जी है वो खपत कम हो। यहाँ पर देखिए इससे ऊर्जा की जो काफ़ी मात्रा को बचाने में सफल हो सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार से आप लिख देंगे, इंडस्ट्रीज़ में कागज़ का बहुत ज़्यादा उपयोग एक प्रकार से किया जाता है, इसलिए अगर आप क्या हो, कागज़ को फिर से पुनः चक्रण रिसाइकल करके भेज दें, जिससे वही बेकार कागज़ फिर से उपयोगी बन जाए, रीयूज कर सके, हमें तब क्या होगा, और हमें बार बार नए कागज़ की बनाने के लिए पेड़ को काटना नहीं पड़ेगा। ये पर्यावरण सुरक्षा में अहम कदम साबित हो सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं बनाकर। देखिए एनर्जी एफिशिएंसी क्या है, इस पर भी एक प्रकार से लिखना है आपको टिप्पणी, तो इसको भी आप देखिए पढ़ लीजिए कि एनर्जी एफिशिएंसी क्या है। इसको भी हमने डिस्कस भी कर दिया है, जस्ट पहले वाले वीडियो में ही आपको बता दिया है कि एनर्जी एफिशिएंसी क्या होती है, जिसमें एक स्टूडेंट ने क्या किया था, पूछा था कि सर इसके आंसर बता दीजिए, ठीक है। तो 6-7 क्वेश्चन थे, उसके हमने आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट वीडियो अभी यहाँ पर मॉर्निंग में आपको दिया है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। स्टार रेटिंग की अवधारणा क्या है, देखिए स्टार रेटिंग जो है इसको भी अभी हमने डिस्कस कर दिया, बस इसको क्या करना है, थोड़ा सा आपको बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है कि कोई भी हमें यहाँ पर देखिए स्टार रेटिंग क्या है, योजना जो है अलग अलग उत्पादों, अलग अलग प्रोडक्ट्स पर और उसके डेवलप करने में और आयातित और कई वर्षों में इकट्ठे उत्पादों के लिए अलग होती है। तो जैसे आपका रेफ्रिजरेटर लेबलिंग समझना इससे आसान होता है सबसे, ठीक है। जिसको लेबलिंग मतलब क्या होता है, जो भी स्टार रेटिंग है, ठीक है, किस प्रकार से एनर्जी का कंजप्शन कर रही है और उसका लेवल क्या है, किस प्रकार से, मतलब आप इंटरनली कोई चीज़ आप ओपन करके आप बाहर से भी मतलब उसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्योंकि किलोवाट आवर के अनुमानित वार्षिक खपत पर आधारित होते हैं, ये किलोवाट आवर को बिजली की औसत लागत से गुणा करें तो तब क्या होगा, आपको वार्षिक खपत यानी कि जो आपको पूरे साल का जो खपत होगा वो आपको सटीक मूल्य का अंदाज़ा आपको लग जाएगा। तो ये आप इसी प्रकार से इसको बढ़ा के लिख देना है।
यहाँ पर देखिए आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पर देखिए विधेयक 2010 की व्याख्या करनी है। ये आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें क्या करना है, आपको 3-4 पॉइंट आपको याद रख लेना है कि किस प्रकार से इसका मतलब देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट है, आपको इसको इसमें से सिर्फ 3-4 पॉइंट ही आपको कवर करना है ताकि आप उसे लिख सकें एग्ज़ाम में। इस यहाँ पर देखिए पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ऊर्जा संरक्षण जो है आपका विधेयक 8 मार्च 2010 को लोकसभा में पेश किया गया था। जो 2010 का जो विधेयक है वो 8 मार्च 2010 को ये लोकसभा में पेश किया गया था। यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करता है। ठीक है, ये लिख देंगे। सेकेंड आप लिख देंगे यहाँ पर कि जो भी देखिए विभिन्न उद्योगों में क्या होता है कि जो ऊर्जा दक्षता के मापदंडों और मानकों को एक प्रकार से निर्दिष्ट, जब भी आप कोई भी क्या करें, कोई भी आप इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं तो उसमें एक प्रकार से पूरा डाटा एक सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, और सरकार के आकलन के अनुसार ही उसको वहाँ पर वो सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तब एनर्जी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज भी हो सकती है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, यहाँ पर राज्य सरकारों को इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का अधिकार देता है। यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर अधिनियम केंद्र सरकार के तहत ऊर्जा लेखा परीक्षणों यानी कि जो एनर्जी ऑडिट है उसके और जो मैनेजमेंट के लिए योग्यता और प्रमाणन प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने के लिए एनर्जी इफिशिएंसी ब्यूरो की स्थापना करता है। ठीक है, मतलब किस प्रकार से उसको एक प्रकार से ब्यूरो रहता है कि किस प्रकार से इसकी इफिशिएंसी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, और यहाँ पर सारा कुछ मेंशन रहता है। जो उद्योगों द्वारा ऊर्जा के उपयोग का देखिए लेखा जोखा करेगा, तो इसको आपको याद रख लेना है। इसी प्रकार से 1-2 पॉइंट आप याद रख लेंगे। यहाँ पर छोटे पॉइंट, विधेयक के तहत केंद्र सरकार उन उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी करता है जो क्या होता है, जिनकी ऊर्जा की खपत जो अधिकतम अनुमत से कम, मतलब कम जिनकी खपत होती है, तो ऐसे प्रमाण पत्र अन्य उपभोक्ताओं को भेजे जा सकते हैं जिनकी खपत जो है अधिकतम स्वीकार्य से अधिक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, देखिए पॉइंट कुछ। और यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। तो नेक्स्ट चैप्टर देखिए जो है वो क्या है, तो नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई और सिस्टम एंड मोटर्स। यहाँ पर देखिए इससे भी आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादातर इससे बनता है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको डीसी मोटर क्या है, तो डीसी मोटर देखिए जो एक प्रकार से जो आपका जनरेटर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम बात करें तो जो आपका जनरेटर है, ठीक है, डायरेक्ट जनरेटर हो गया। यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो देखिए डीसी मोटर क्या है, तो इसको आप लिख देंगे कि वह मशीन यानी कि एक मशीन है जो इलेक्ट्रिकल डीसी सप्लाई लेकर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब मैकेनिकल पावर कन्वर्ट करता है, वही हमें देता है, तो वो होता है डीसी मोटर। जो क्या करता है, एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिकल डीसी को क्या करता है, सप्लाई करता है और हमें मैकेनिकल पावर दे देता है। ठीक है, मैकेनिकल पावर दे देता है, वही हमारा डीसी मोटर होता है। ये आप समझ गए। नेक्स्ट डीसी मोटर का इसका मतलब प्रिंसिपल क्या है, कार्य क्या है। यहाँ पर देखिए जब भी करंट करने के लिए कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है। ठीक है, इसी को डीसी मोटर का सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। कंपाउंड मोटर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये यहाँ पर देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर और कम्युलेटिव। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। स्टार्ट की जो होती है ये प्रतिरोध मोटर के किस मतलब सर्किट या परिपथ में लगती है, तो आर्मेचर के सीरीज में ये लगाया जाता है। यदि मोटर असाधारण करंट से अधिक ले तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए मतलब ओवरलोड हो जाएगा और जो कॉइल काम करने लगती है तथा 9 वोल्ट कॉइल में क्या होता है, टर्मिनलों को शॉर्ट कर देती है, जिससे 9 वोल्ट का कॉइल का जो चुंबक है वो ख़त्म हो जाता है, इसका जो इफेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है और वह पकड़े हुए हैंडल को छोड़ देती है। इस प्रकार मोटर चलनी बंद हो जाती है। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर देखिए क्या है, ये स्थिर रहने वाली मशीन है। एक प्रकार से ये जिस प्लेस पर लगाया जाता है वहीं पर स्थिर रहती है, जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के काम आती है। ट्रांसफार्मर किस नियम पर देखिए कार्य करता है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन पर ये क्या करता है, वर्क करता है।
ये क्या है, ऑयल क्यों भरा जाता है, जो ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है ट्रांसफार्मर ऑयल वो क्यों भरा जाता है, तो जो इंसुलेशन है बढ़ाने और वह उसको क्या करता है, मतलब उसकी जो वाइंडिंग है उसको ठंडा करने के लिए एक प्रकार से कूलेंट का काम करता है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। ट्रांसफार्मर में नो लोड जो होता है वो करंट क्या कार्य करता है, तो देखिए फ्लक्स पैदा करना और आयरन व कॉपर लॉस पूरा करना। ऑटो ट्रांसफार्मर के मुख्य लाभ क्या हैं, तो देखिए कॉपर की बचत करना और ऑटो ट्रांसफार्मर का यही मुख्य लाभ है। देखिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम क्या होता है, तो ये दो प्रकार से इनको हम कर सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर रिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन करके हम कर सकते हैं। ठीक है, रिंग सिस्टम भी इसको कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूट, देखिए प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूट डी को दो तरफ से सप्लाई दी गई है। अब देखिए जो हमारा डी है ये दोनों तरफ से इसको सप्लाई दी जा रही है हर जगह से। ठीक है, अब जो दो तरफ से देंगे तो इस प्रकार से किसी फीडर में एक तरफ से नुक्स होगा और वह फीडर दूसरी तरफ से सप्लाई देता रहेगा। एक तरफ से क्या होगा, नुक्स होगा। इस प्रकार यहाँ पर मान लीजिए इस एक तरफ से नुक्स होगा और दूसरी तरफ से वो क्या करेगा, सप्लाई लेता रहेगा फीडर को। ठीक है, और लाइन जो है वो चालू रहेगी इसी प्रकार से कंटिन्यू। ख़राब फीडर की जो लाइन है वो काट कर उसे ठीक कर सकती है, क्योंकि दो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना आए लाइन में। दूसरी ओर से सप्लाई भी चालू रहेगी। तो ये आप फिगर के द्वारा भी इसको देख सकते हैं, कोई भी फॉल्ट एक प्रकार से नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए रिंग प्रणाली जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है इसको आप देख लेंगे, और जो इंटरकनेक्टेड मेथड है इसको भी हम यहाँ पर देखिए। तो इस विधि में क्या होता है, जो फीडर होता है एक से अधिक पावर हाउसों पर मुख्य सब स्टेशनों से जोड़ा जाता है। और ये यहाँ पर देखिए फीडर में दो स्थानों पर क्या होता है, फॉल्ट नहीं पड़ेगा, इसकी सप्लाई चालू नहीं होगी। और यहाँ पर ग्रिड विधि भी इसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जी स्टेशन दिया हुआ है दोनों तरफ, उसी प्रकार से सारा कुछ, बस यहाँ पर कोई भी चीज़ यहाँ पर देखिए स्टार्ट नहीं रहती है। इसको देख लेंगे, फिगर आप देख लेंगे। देखिए सब स्टेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो यहाँ पर इसको भी हम डिस्कस करते हैं और इसके प्रकारों को भी बताना है। तो देखिए सब स्टेशन क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए तो विद्युत शक्ति जो उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन लाइन द्वारा भेजने के बाद यहाँ पर देखिए लोड जो होता है उसके लिए कम वोल्टेज चाहिए। ठीक है, मतलब जो ट्रांसफार्मर लाइन है उसके द्वारा भेजे जाना जो लोड है वो उसका वोल्टेज क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसके लिए सब स्टेशन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो कोई भी डिफ़ॉल्ट भी पाया जा सकता है। तो एसी सब स्टेशन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे आपका यहाँ पर देखिए पोल वाले सब स्टेशन होगा, खुले स्थान पर लगे सब स्टेशन और बंद स्थानों पर लगे सब स्टेशन। ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। जो पोल वाले सब स्टेशन होते हैं उसमें कोई भी केवीए मतलब एक प्रकार से लगा होता है, जो इसकी इफिशियंसी को एक प्रकार से मेंटेन रखता है। यहाँ पर देखिए सब स्टेशन 10 केवीए तक की क्षमता के लिए ये ठीक रहते हैं। इसके लिए मतलब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या होता है, अधिक देखभाल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि कंट्रोल भी करना चाहिए, इसलिए सब स्टेशन लगाए जाते हैं। इसको लगाने से इनमें क्या होता है, कम लागत आती है और देखभाल का खर्च भी कम पड़ता है। गाँव में सप्लाई देने के लिए, कॉलोनी में, कारखाने व इलाके में लाइन देने के लिए इस प्रकार सब स्टेशन काफ़ी प्रयोग होते हैं। यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या होता है, लाइन के अंत में एच प्रकार या वर्गाकार स्तंभों का प्रयोग होता है। इन स्तंभों पर एक उचित ऊंचाई पर लोहे या लकड़ी का प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और इस पर क्या होता है, प्लेटफॉर्म लगाते हैं, प्लेटफार्मर जो होता है। देखिए शेष दूसरे स्थान जो दूसरे सामान हैं, जैसे आपका HRC हो गया, फ्यूज़ प्राइमरी साइड के लिए, और आपका उच्च वोल्टेज हो गया साइड के लिए, स्विच आसमानी बिजली से बचाव के लिए आपका तड़ित चालक हो गया, सेकेंडरी साइड को कंट्रोल करने के लिए आपका स्विच और फ्यूज़ दोनों हो गया। तो ये सभी आपका पोल के अंतर्गत आता है। जो खुले स्थान पर लगे सब स्टेशन क्या होते हैं, वो क्या होता है, इसमें देखिए ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन के मुख्य सब स्टेशन खुले स्थान पर लगे होते हैं। और ये 132 किलोवाट पर क्या होते हैं, किलोवाट के यहाँ पर होते हैं। ठीक है, और ये सब स्टेशनों का जो संबंध है वो ओवरहेड लाइन से होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप देख लीजिएगा कि रोड जहाँ तक ये सप्लाई जो है वो क्या होता है, 132 किलो वोल्टेज से आपका 33 किलो वोल्ट से आपका 11 किलो वोल्ट तक क्या होता है, एक प्रकार से सप्लाई होता है या किया जाता है।
तो इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यह फिगर देख लेंगे, इसी का है। यहाँ पर देखिए खुले स्थान पर जो लगा सब स्टेशन है, ये आपका दिया हुआ है MVA। यहाँ पर देखिए इसका एक चीज़ और देख लीजिएगा, मेन नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि जो इस विधि में क्या होता है, जो प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होती है वो 5 MVA से आपका 50 MVA के मतलब तक होती है, या इससे अधिक भी होती है। और बंद वाला क्या है, तो देखिए इसमें इसमें अगर हम बात करें तो देखिए जो वोल्टेज होता है वो विद्युत शक्ति क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। इस प्रकार के जो वोल्टेज होते हैं वो सब स्टेशनों में विद्युत शक्ति 11,000 वोल्ट की आती है, बहुत ज़्यादा इसमें वोल्टेज आती है। और इसको 440 या 400 तक इसको वोल्ट में बदला जाता है। ठीक है, जो ट्रांसफार्मर द्वारा इसको हम बदल सकते हैं वो 440 या 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और इसका देखिए आग बुझाने के यंत्र में भी लगे होते हैं ये, और तो इसको ये बढ़िया है। ठीक है, अधिक एफिशिएंसी वाला है। तो इसको देखिए यहाँ पर कुछ यंत्र है, जैसे आपका बैटरी स्विचों के चुंबकीय कॉइल या रिले आदि को सप्लाई दी जाती है। पीछे से सप्लाई चली जाने पर बैटरी से सब स्टेशन की जो रोशनी है वो भी चालू रखनी चाहिए। यहाँ पर देखिए सब स्टेशन में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर गड़बड़ी होती तो हर जगह क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि कंट्रोलिंग सिस्टम पूरा वहीं होता है। अब सिंगल लाइन डायग्राम ये देखिए आपका नहीं आएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको इसको देखना है तो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखिए बात करें तो विद्युत शक्ति वितरण प्रणाली में कौन सी हानियाँ होती हैं, व्याख्या कीजिए। तो जैसे आपका तकनीकी जो टेक्निकल इशू होता है वो हो जाता है, और गैर टेक्निकल इशू भी हो जाता है। तो इसको आपको देख लेना है कि क्या कंडक्टर में जो विलुप्त होने वाली एनर्जी है और ट्रांसमिशन जो लाइन है उसमें क्या होता है, कोई भी दिक्कत आ जाती है। ठीक है, मतलब कोई भी उपकरण अगर सही से नहीं लगा है तो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो यह क्या होता है, जो टेक्निकल इशू है वो आमतौर पर 22.5% तक होते हैं, ज़्यादा नहीं होता है। और देखिए ये जो कुल घाटे के लगभग 30% का होता है। इसका जो कुल घाटा होता है वो 30% के लगभग होता है। इसके हानियों के कारण को देख लीजिए किस प्रकार से इसकी हानियाँ होती हैं। तो लंबी वितरण लाइनें के कारण, वितरण लाइनों के कंडक्टर के अपर्याप्त आकार के कारण, लोड ट्रांसफ़र से वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना, खराब कारीगर जब काम कर देते हैं तब, और आपका प्राइमरी एंड जो मीडियम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके कम पावर फैक्टर के थ्रू भी हो जाता है। हानि पर देखिए लोड फैक्टर जो होता है उसके इफेक्ट के कारण, ट्रांसफार्मर आकार और चयन के कारण, सही से अगर चयन नहीं किया गया है तो सारा कुछ देखना पड़ता है। देखिए नॉन टेक्निकल यानी कि जो आपका इशू है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। ये जो हानियाँ होती हैं ये 16.6% ये कम होती हैं। ठीक है, लेकिन टेक्निकल इशू ज़्यादा होता है। तो इसके भी कारण देख लीजिएगा, जैसे बिजली की चोरी, मीटरिंग त्रुटियाँ और बेकार आपूर्ति, और आपका मोटर पढ़ने में त्रुटि हो जाती है, मीटर पढ़ने में त्रुटि हो जाती है, बेकार आपूर्ति होती है। ये सभी इसके कारण हैं। यहाँ पर देखिए बिजली के बिल से आप क्या समझते हैं, बिजली के बिल जो आपके घरों में आता है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर देख लीजिए सभी लोग, इसके क्या होता है बिजली का बिल। बिजली की प्रति इकाई लागत जानना महत्वपूर्ण है, मतलब किस प्रकार से वो कितने यूनिट पर कितना एनर्जी कंजप्ट कर रहा है, कितना खर्च आ रहा है, सारा कुछ। ठीक है, तो ये प्रति इकाई लागत जानना महत्वपूर्ण है। यह समझने में मदद करता है कि हम प्रति उपकरण कितना खर्च कर रहे हैं। विभिन्न घटकों का कुल बिजली बिल में उनके योगदान को जानना भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक ग्राहक का बिजली बिल वो 3 तत्वों द्वारा निर्धारित किया जाता है। उपयोग की जाने वाली बिजली की मात्रा, ग्राहक की श्रेणी के लिए शुल्क हुआ और ईंधन अधिभार लगता है। ठीक है, लागत है। यहाँ पर बिजली के बिल के देखिए विभिन्न जो कंपोनेंट हैं, जैसे आपका टैरिफ हो गया और भार इकाई हो गया, मतलब टैरिफ और कितना है उसका जो वेट है वो कितना है, वेट यूनिट, और आपका जो कनेक्टेड जो लोड है या आपूर्ति है वो कितना, इन्हीं 3 पर डिपेंड करता है। तो देखिए इसको भार कितना भार है उसका, ठीक है, कितने वॉट्स का, सारा कुछ आप इसमें लिख देंगे। और इसमें देखिए
और मतलब किस प्रकार से वो काम करता है। टैरिफ तो आप जानते हैं श्रेणी, ठीक है, किस प्रकार से, तो इसको आप देख लीजिएगा, इसको आप बनाकर लिख दीजिएगा, क्योंकि सब कुछ मतलब यहाँ पर आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को, बस माइंडसेट करना है, ठीक है। आपूर्ति और कनेक्टेड जो लोड होता है, मतलब किस प्रकार से उसकी आपूर्ति हो रही, पूरी आपूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। कितने किलोवाट में वो ट्रांसफ़र हो रही है, सारा कुछ यहाँ पर उसको देखना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ताकि समय भी कम आपका लगे, एग्ज़ाम भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सैंक्शनड लोड है, ठीक है, स्वीकृत लोड, अधिकतम मांग और आपका जो अनुबंध मांग है, ये क्या होता है, इसको समझाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसको आप देख लीजिए कि जो न्यूनतम यहाँ पर स्वीकृत लोड है, मतलब कितना स्वीकृत है, जिस प्रकार से आपको एक प्रकार से लिमिटेड है कि हाँ इतना ही लोड होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं यूज करना है। ये सारा कुछ एक प्रकार से लाइसेंस भी एक प्रकार से उनका क्रिएट हो जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अधिकतम मांग मतलब हम इससे ज़्यादा यूज करना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या कर सकते हैं, एक प्रकार से जो मांग भी कर सकते हैं, ठीक है। अनुबंध भाग क्या होता है, अनुबंध मांग क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जो डिमांड होता है। तो ये देखिए, आप इसको देख लीजिए कि जो अनुबंध मांग है वो किलोवाट पावर है, मतलब किलोवाट है, जो उपभोक्ता तक पहुंच जा सकता है, मतलब पहुंचाया जा सकता है। जो उपभोक्ता यानी कि जो कस्टमर होता है, आमतौर पर उपभोक्ता के इस सीमा को पार करने पर जुर्माना देने के लिए भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो उपभोक्ता के इस सीमा मतलब जितना यूज करना है उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसमें जुर्माना यानी पेनल्टी भी लग सकती है। अधिकतम देखिए अनुबंध जो है वो मांग को विशेष मीटर द्वारा मॉनिटर किया जाता है, 30 मिनट की अवधि के साथ रिकॉर्ड किया जाता है और महीने में एक बार इस सीमा को पार करता है तो भी क्या होता है, उपभोक्ता को जुर्माना देना पड़ सकता है, अगर एक भी बार क्या होता है वो ऊपर हो जाता है। तो देखिए मंथली मिनिमम चार्जेस क्या है, मंथली मिनिमम चार्जेस जैसे आपके घरों में जो मीटर का चार्जेस आता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, महीने में आता है। देखिए ट्रांसफार्मर से आप क्या मतलब समझते हैं, तो जो वोल्टेज होता है उसको आप एंड डाउन कर सकता है, वो ये क्या होता है, स्टैटिक ऑपरेटर से, मतलब वही स्टैटिक रहता है, कहीं भी हिलता डुलता नहीं है, ठीक है। तो इसको आपको देखना है, ये वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकता है, यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलिंग सिस्टम है, ठीक है। इस प्रकार से आप बनाकर लिख दीजिएगा। प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर ये क्या होते हैं, इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके लाभ देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के क्या क्या लाभ हैं। तो ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला जो भाग है वो ना होने के कारण इसकी देखभाल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, मतलब जैसे जो मूवमेंट पार्ट्स होते हैं वो अगर नहीं लगा है, ठीक है, तो हम उसको देखभाल की ज़्यादा उसको आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब घूमने वाला पार्ट्स नहीं होगा तो खराबी भी नहीं होगी। ट्रांसफार्मर देखिए बहुत अधिक वोल्टेज के लिए भी कार्य में लाया जाता है, और क्योंकि ये एक स्थिर यंत्र है जबकि अन्य कोई भी ऐसा यंत्र उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अधिक वोल्टेज में हम इससे यूज कर सकते हैं, तो इसको आपको देखना है। तो इसी प्रकार से आप लाभ कुछ बना के लिख दीजिएगा। तो ट्रांसमिशन को बहुत सस्ता कर देता है, जिससे तांबा या एल्युमिनियम की बचत होती है। यहाँ पर देखिए अधिक या अत्यधिक वोल्टेज पर अच्छी प्रकार इंसुलेशन किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं, मतलब यहाँ पर देखिए क्या क्या हानियाँ होती हैं, और इनसे जो कौन कौन से स्थिर और कौन कौन से बढ़ने घटने वाले होते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर डिस्कस करना है। तो आयरन लॉस, कॉपर लॉस, ये दोनों होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। एल्युमिनियम का लॉस नहीं होता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर आपको बताया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। कॉपर लॉस जैसे यहाँ पर देखिए आयरन लॉस क्या होता है, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय परिपथ को पूर्ण करने और जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग को बेस देने के लिए सिलिकॉन स्टील से बनी जो कोर होती है उसका यूज़ किया जाता है। और जब ट्रांसफार्मर को स्टार्ट किया जाता है तो फैराडे के अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत के, ठीक है, के अनुसार क्या होता है, सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है उसके साथ ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर जो है। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रांसफार्मर की कोर के द्वारा उत्पन्न होने वाली यह जो शक्ति है यह आवश्यक रूप से विद्युत की खपत करती है, और जिससे क्या होता है, आयरन का लॉस होता है, घिस-पिट के सब खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से अगर ये लॉसेस दो टाइप से होते हैं, एक एडी करंट लॉसेस, एक आपका यहाँ पर देखिए सैथिल हानि यानी कि जो आपका हाइस्टेरेसिस लॉसेस होते हैं वो। तो यहाँ पर देखिए भंवर धारा, तो ये तो आप जानते हैं, तो इसको आप लिख दीजिएगा। अब कॉपर लॉसेस
क्या होते हैं इसको देख लीजिए। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होने वाली जो कॉपर हानि कहलाती है। वाइंडिंग में जो भी हानियाँ होती हैं वो कॉपर हानि होती है, ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग में क्या होता है कि कॉपर एक प्रकार से फिट रहता है। यह हानि वाइंडिंग में प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होती है, और जैसे जैसे ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ता रहता जाता है वैसे वैसे कॉपर का हानि भी बढ़ता जाता है। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण स्टेप डाउन स्टेप अप, ठीक है, तो इसको आपको देख लेना है। आउटपुट इस वोल्टेज के आधार पर, फेज की संख्या के आधार पर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, डबल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोर की संरचना के आधार पर कोर्स टाइप, सेल टाइप और बैरी टाइप, और आउटपुट कैपेसिटी के आधार पर ऑटो, और यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो ये आपको देख लेना है। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स के होते हैं, करंट और पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये टाइप्स भी लिख देंगे। ट्रांसफार्मर के प्रकार देखिए, ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के सिस्टम के आधार पर तो नेचुरल, एयर फोर्स कूल्ड और ऑयल कूल्ड, वाटर कूल्ड, ये सभी ठंडा करने के आधार पर है। व्यापार के आधार पर ट्रांसफार्मर तो पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये लिख देंगे। ट्रांसफार्मर लोडिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी, ठीक है। ट्रांसफार्मर लोडिंग जो है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है कि किस प्रकार से लोड होता है, मतलब लोड बढ़ता जाता है तो क्या हानियाँ होती हैं। जैसे हमने बताया अभी कॉपर लॉसेस होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा कॉपर लॉसेस, सारा कुछ आप यहाँ पर बना कर लिख सकते हैं। और इसमें जो दक्षता रेंज होती है 98 से 99% तक हो सकती है इस डिवाइस की वजह से, ठीक है, लोड की वजह से। मोटर देखिए, जो मोटर होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं इसको भी डिफ़ाइन करना है। तो मोटर देखिए वेरियस टाइप की होती हैं, जैसे आपका डीसी मोटर हो गया, आपका एसी सिंगल फेज मोटर हो गया, एसी 3 फेज मोटर हो गया, और यहाँ पर देखिए सिंक्रोनस मोटर हो गया। तो डीसी मोटर ये सभी आप जानते हैं कि जो भी क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो हमारा डीसी मोटर होता है। मोटर का सिद्धांत क्या है, ये क्या करती, करंट मतलब इससे धारा बह रही है, किससे, कोई भी कंडक्टर से, तो क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो वह कंडक्टर या चालक घूमने की कोशिश करता है। मोटर क्या करता है, घुमाने का काम करता है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये आप लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फिगर देखिए बना है किस प्रकार से इसका ट्विस्टिंग, मतलब एक प्रकार से रोटेट हो रहा है मोटर, तो इसको आप लिख दीजिएगा बना के। यहाँ पर देखिए अब हम बात करते हैं इंडक्शन मोटर, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इंडक्शन मोटर से क्या नुकसान है ये आप देख लीजिए। नुकसान लगातार निश्चित नुकसान और परिवर्तन नुकसान, तो इतना देखिए ये भी इम्पोर्टेंट नहीं, बस इसको क्या नुकसान होती है ये आपको देख लेना है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा आपको मतलब एक प्रकार से क्या होगा, ब्लर दिख रहा होगा, इसको हम सही से आपको पीडीएफ के फॉर्म में आप इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैपेसिटर जो एक प्रकार से देखिए यहाँ पर पावर फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर क्या है, यहाँ पर इसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए जो भी हमारा रियल फैक्टर होता है और जो हमारा एक प्रकार से देखिए वास्तविक शक्ति और जो आभासी शक्ति का अनुपात होता है वही हमारा शक्ति गुणांक होता है। यानी कि शक्ति गुणांक यानी कि जो हमारा पावर फैक्टर है पीएफ, वो हमारा P/S के बराबर होता है, ठीक है। रेशियो ऑफ रियल पावर एंड जो एक प्रकार से आपका आभासी है वो हमारा कहलाता है। देखिए पीएफ बराबर VI cos थीटा भी होता है कोसाइन के बराबर, और इसका गुणा भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब इसके कुछ प्रभाव हैं कि कम पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक के प्रभाव क्या होते हैं। तो कम पावर फैक्टर से यहाँ पर देखिए क्या होता है, जनरेटर जो होता है, ट्रांसफार्मर स्विच और जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें वोल्टेज रेगुलेशन बढ़ जाता है, और करंट बढ़ जाने के कारण बिजली महंगी पैदा होगी और बिजली महंगी मिलेगी, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। और देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वाला क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, क्योंकि देखिए सभी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनने थे सारा कुछ यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर डिस्कस कर सकें। 3 फेज ट्रांसफार्मर के लाभ और हानियाँ क्या हैं। ये स्थान कम घेरते हैं, हल्के होते हैं और कीमत में 15% कम होते हैं, और यहाँ पर कनेक्शन और देखभाल एक ही ट्रांसफार्मर से करनी पड़ती है। हानियाँ क्या हैं, ये देखिए क्या होता है, 3 फेज ट्रांसफार्मर की हानियाँ केवल ये है कि एक या अलग अलग फेज के ट्रांसफार्मर में ये मतलब यदि क्या होते हैं ख़राब हो जाए तो सप्लाई बंद ना करके 2 तिहाई इसका क्या कर सकते हैं, हम चालू रख सकते हैं, ठीक है। 3 फेज ट्रांसफार्मर ख़राब होने पर पूरी वोल्टेज की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है।
नेक्स्ट चैप्टर है 4 नंबर चैप्टर। इसमें पंप क्या होता है देखिए, जो भी हम किसी भी चीज़ को क्या करें, या किसी भी ऑयल या किसी भी वाटर को हम क्या करें, किसी भी चीज़ को हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जब हम क्या करते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वही हमारा पंप होता है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। सक करता है पंप और उसको आगे की ओर डिस्चार्ज करता है। एयर कंप्रेसर देखिए क्या होता है कि कितने टाइप्स का होता है, तो रेसिप्रोकेटिंग और रोटरी और का टर्बो आपका कंप्रेसर, ये तीनों टाइप्स हैं। इसी प्रकार का इसका यूजेस क्या है, तो इसके द्वारा साइकिल और मोटर गाड़ियों में हवा भरी जाती है। कंप्रेसर तो आप जानते हैं। बाकी ये देखिए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है, तो ये जो होता है ये किसी भी निश्चित राशि को ग्रहण करके डिलीवरी पाइप में विस्थापित करता है। पंप कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पाइप हो गया, आपका इम्पल्स पंप हो गया, और आपका वेलोसिटी पंप, ग्रेविटी पंप हो गया, स्टीम पंप हो गया, ये सभी इसके टाइप्स हैं। तो इसको लिख दीजिएगा। ऊर्जा दक्षता अनुपात क्या होता है, तो देखिए आउटपुट अपॉन इनपुट जो होता है इसका रेशियो ऊर्जा दक्षता कहलाता है। पंप क्या है इसको लिखना है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, बार बार हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और यहाँ पर इसको देखिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको आप लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा ना हो। पंप से देखिए ऊर्जा बचत के क्या उपाय हैं, इसको लिखना है। तो पंप को सही आकार दें और सिस्टम प्रेशर ड्रॉप कर दें, कम करें, ठीक है। जो कंप्रेसर है वो कम करें, मतलब क्योंकि तभी ऊर्जा की बचत होगी और पंप में कोई भी नुकसान नहीं होगा। उचित नियंत्रण वाल्वों को लागू करें। हैंडिंग क्या करनी है, सिर्फ आपको देखनी है, बाकी आप हेडिंग के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, इसको बना देंगे, ठीक है। इसके अंदर का जो मैटर है वो आप लिख देंगे। चर गति ड्राइव को लागू करें। प्रभावी ढंग से देखिए पंपिंग सिस्टम बनाए रखें और उच्च जो दक्षता है, ठीक है, वो पंप सील का यूज करें, हाई इफिशिएंसी वाले। और देखिए कई पंपों का उपयोग करें, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी पंप प्रेशर के थ्रू क्या होता है वो फट जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो कई सारे पंप आप रखें। अनावश्यक उपयोगों को समाप्त करें, तो ये आपको देख लेना। एयर कंप्रेसर जो है उस किसे कहते हैं और वह क्या कीजिए, तो ये हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, इसको आपको लिख देना है। यहाँ पर देखिए एयर कंप्रेसर के उपयोगों का वर्णन किस प्रकार से यूज करते हैं, इसका लीकेज पर संक्षेप टिप्पणी लिखनी है, क्योंकि देखिए एयर कंप्रेसर में कोई भी अगर लीकेज होता है तो आपकी हवा भी एक प्रकार से फिलअप नहीं होगी और जिसके कारण काफ़ी नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इसको भी आप लिख देंगे किस प्रकार से लीकेज होती है, ये आपको एक प्रकार से चेक कर लेना चाहिए। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है आपका ये वाला क्वेश्चन। हीटिंग वैलेंट, यहाँ पर देखिए वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये क्या होती है, यानी कि HVAC क्या होता है, प्रणाली में ऊर्जा की बचत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ये देखिए इस प्रणाली के अनुकूल और इमारत की सुरक्षा में सुधार करते हुए जो एनर्जी इफिशिएंट हैं, यानी कि जो ऊर्जा कुशल हैं, ठीक है, प्रौद्योगिकी के साथ क्या होता है, संयंत्र के उन्नयन के द्वारा पर्याप्त ऊर्जा की बचत की जा सकती है। और देखिए इसके द्वारा इस सिस्टम पर क्या होता है, ऊर्जा बचत में पहला कदम शीतलन भार को कम करना। क्या होता है, शीतलन भार को कम करना, यानी कि जो कूलेंट वेट है उसको कम करना, कूलेंट वेट को कम करना, ठीक है। जब कूलेंट वेट क्या होगा, कम हो जाएगा, तो इसके द्वारा क्या होगा, यहाँ पर देखिए बिजली एयर कंडीशनिंग सिस्टम का की मात्रा जो होगी वो भी कूलिंग लोड पर निर्भर कर देगी, ठीक है, मतलब करता है। तो इसको आपको लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए अगर कम करना है किसी भी लोड को तो इसके कई चरण हैं। कूलिंग लोड को अगर कम करना है तो आप उसका केंद्रीय ठंडा पानी मतलब संयंत्र करें, और चिलर वाटर मतलब जो चिल्ड वाटर होता है उस सिस्टम का यूज़ करें, ठंडा पानी परिसंचरण करें, एयर कूलिंग या सर्कुलेशन सिस्टम का यूज करें। तो आप ये लिख देंगे। ठंडा पानी संयंत्र में कुछ कंपोनेंट है, ये देख लीजिए, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर आपका ठंडे पानी की आपूर्ति और इवेपोरेशन करने वाला जो यंत्र होता है, और ठंडा पानी वितरण प्रणाली, तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए EER, ये इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, कि जो ऊर्जा दक्षता मतलब ऊर्जा जो एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो है ये क्या होता है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट जो होता है वही हमारा ये कहलाता है, ठीक है, वो एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो। तो इसको आप थोड़ा और भी बना देंगे। देखिए ऊर्जा बचत के क्या उपाय हैं, मतलब किस प्रकार से ऊर्जा बचत हम कर सकते हैं। जब उपयोग ना हो तो बल्ब बुझा देना चाहिए। ट्यूबलाइट, यहाँ पर देखिए ट्यूबलाइट क्या हो, यहाँ पर
ट्यूबलाइट बल्बों या अन्य उपकरणों पर जमी हुई धूल को नियंत्रित रूप से क्या करें, साफ करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए हमेशा ISI मुहर लगे बिजली उपकरणों और साधनों का प्रयोग करना चाहिए। जो भी स्टंप लगा होता है ISI का, उसी के द्वारा क्या करना चाहिए, साधनों का और इंस्ट्रूमेंट का यूज करना चाहिए। देखिए जो अपनी ट्यूबलाइट है और बल्बों को ऐसी जगह लगाएं जहाँ प्रकाश आने में दिक्कत ना हो, यानी कि जो लाइट, ठीक है, जो सूर्य की रोशनी है, ताकि उसको बल्ब को ना जलाएं और सूर्य की रोशनी से ही उजाला हो जाए। ऊर्जा बचाने के लिए LED बल्ब का यूज करें। खाना बनाने में ऊर्जा क्षमता वाले जो चूल्हे हैं उसका यूज करना चाहिए। खाना देखिए बनाते समय बर्तन को ढक कर रखें, इससे खाना बनाते समय क्या होगा, ऊर्जा की बचत होती है। TV स्टैंड बाई मोड पर रखने पर क्या होगा, 1 वर्ष में 70 यूनिट बिजली खर्च होती है, तो इसको भी नहीं करना चाहिए। गीज़र में क्या होता है, अधिकतम विद्युत खर्च होती है, अतः उतना पानी गर्म करें जितना ज़रूरत है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। 5वां चैप्टर है आपका लाइटिंग और DC सिस्टम, तो इसको देख लीजिए। लक्स क्या होता है, लक्स देखिए एक मात्रक है। लक्स एक मात्रक है जो क्या होता है, जो विशिष्ट बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए परिभाषित होता है। जो प्रकाश की तीव्रता को मापता है वही हमारा लक्स होता है। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर होता है। ल्यूमेन क्या होता है, एक कैंडेला और जो रेडियन होता है उसी का जो हमारा गुणनफल होता है वही हमारा ल्यूमेन होता है, ठीक है। ल्यूमेन एक स्रोत है जो उत्सर्जित प्रकाश की कुल मात्रा के लिए माप है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक होता है। ल्यूमेन क्या है, ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक होता है। 1 ल्यूमेन बराबर 1 कैंडेला इंटू स्टेरेडियन। लैंप के विभिन्न प्रकार, उज्ज्वल लैंप हो गया, CFL हो गया, हेलोजन लैंप हो गया, धातु का लैंप हो गया, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप हो गया, ये सारे आपके लैंप, इसको देख लेना है। DG सिस्टम क्या है, यानी कि जो आपका पीढ़ी प्रणाली है, वितरित पीढ़ी प्रणाली, DG सिस्टम क्या होता है, तो देखिए ये जो सिस्टम है ये वितरित ऊर्जा और देखिए ऊर्जा विद्युत उत्पादन और भंडारण है, जो वितरित ऊर्जा संसाधनों के रूप में संदर्भित है। और जो छोटे बड़े ग्रिड कनेक्टर है, ठीक है, वो क्या होते हैं, उपकरणों प्रदर्शित किया जाता है, मतलब इन उपकरणों से इसको शो अप किया जाता है। अब देखिए विद्युत शक्ति की जो ट्रांसमिशन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इन लाइनों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो 2 पार्ट्स में, अंडरग्राउंड केबल और जो आपका ओवरहेड लाइन प्रणाली है ये। लक्स क्या है, ल्यूमेन क्या है और आपका इफिकेसी क्या है, ये यहाँ पर देखिए लक्स हम बता चुके हैं, इसको थोड़ा विविड कर दिया गया है, लॉन्ग कर दिया गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बस यहाँ पर इफिकेसी ये क्या है, इसको देख लीजिए। ये क्या होती है, ये एक संतोषजनक डिग्री के लिए ऊर्जा प्राप्त करने की ये क्षमता है, मतलब संतोषजनक, जिससे हम सेटिस्फाइंग है, ठीक है। लैंप कितने प्रकार के, तो ये भी हमने आपको बता दिया, इसको आप देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, और बल्ब CFL तो आप जानते ही हैं, इसको आप लिख सकते हैं। DG सिस्टम क्या है ये भी आपको हमने बता दिया है, थोड़ा सा और इसको लॉन्ग करके लिख देंगे। लोड एस्टिमेशन क्या है, तो इसको ये देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसलिए नहीं बनेगा, ये प्रैक्टिकली भी है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर देखिए हम आते हैं एनर्जी इफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज़, ठीक है। एनर्जी इफिशिएंसी क्या होती है, तो देखिए तापीय ऊर्जा क्या है, एनर्जी इफिशिएंसी जो थर्मल एनर्जी है वो क्या होती है, तो देखिए परमाणु या अणुओं की गतिशील ऊर्जा के कारण किसी वस्तु की जो अंतरित ऊर्जा है वही हमारी क्या होती है, यही हमारी ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा होती है। तापीय ऊर्जा के सोर्सेज कौन कौन से, प्राइमरी एंड जो माध्यमिक है, ठीक है। ईंधन क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए, तो ईंधन देखिए ये हमारे क्या होते हैं, ईंधन एक ऐसे पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, मतलब क्योंकि देखिए ईंधन क्या है, ऑक्सीजन के साथ एक प्रकार से संपर्क होगा उसका, तभी जाकर वो बर्न होगी, कोई भी ईंधन होगी, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा ईंधन होता है। ईंधन टाइप्स कितने होते हैं, तो यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर ईंधन हो गया, आपका फॉसिल फ्यूल हो गया, ठीक है, मतलब जो फ्यूल है, सॉरी, आपका यहाँ पर देखिए जैव ईंधन हो गया, जो बायो फ्यूल है, और यहाँ पर आपका केमिकल ईंधन हो गया। बॉयलर क्या होते हैं, जो भी स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी हमारा पानी होता है, वाटर होता है, वो स्टीम में जब हमें कन्वर्ट करना होता है तो हमारा बॉयलर होता है। स्टीम में कब कन्वर्ट होगा, जब हमें हीट को क्या करेंगे, हीट को हम बढ़ा देंगे, ठीक है, टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे, तो वो हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, यही हमारा बॉयलर होता है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, अग्नि नलिका और आपका ये रुका, उनकी मतलब बॉयलर की उनकी बनावट के आधार पर ये 2 वर्गों में होते हैं, अग्नि नलिका और जल नलिका, ठीक है, इसको आपको
याद रखना। सैद्धांतिक दहन क्या है, ये आपका नहीं आएगा, इसको आप देख लीजिएगा, छोटा सा ही क्वेश्चन है। बॉयलरों के अनुप्रयोग क्या हैं, इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पावर सेक्टर में इसका यूज होता है, आपका कपड़ा उद्योग में यूज होता है, प्लाईवुड उद्योग में यूज होता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में इसका यूज होता है। थर्मल एनर्जी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, सोर्सेस आप देख लीजिएगा इसके। और ईंधन, देखिए ईंधन में ऊर्जा, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी आप बना के लिख सकते हैं, इसको कोई बताने की इसको ज़रूरत नहीं है। ईंधन के प्रकार देखिए हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, लेकिन इसमें सभी टाइप से आपको सभी बेसिस पर दिए हुए हैं। ठोस ईंधन क्या है, जैसे आपका लकड़ी को कोयला हो गया, चारकोल हो गया। ये द्रव ईंधन क्या है, जैसे पेट्रोलियम, इथेनॉल, पेट्रोल, ये सब हो गया। और गैस ईंधन जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, एलपीजी हो गई, ये सभी। नाभिकीय ईंधन क्या है, नाभिकीय विघटन से प्राप्त ऊर्जा, नाभिकीय संलयन से, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन पर, ठीक है, इन पर। अब देखिए स्रोतों के आधार पर ये 3 टाइप्स के होते हैं, केमिकल, फॉसिल और जैव, जैसे कि हमने बताया आपको। ऊर्जा की इकाइयों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। एनर्जी यूनिट्स क्या होती है, ऊर्जा को कार्य करने के माध्यम से परिभाषित किया गया। ऊर्जा की जो एसआई यूनिट है, वो कार्य की जो इकाई है वही जो उसके समान है, जूल के, ठीक है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। 1 किलोवाट घंटा, इसको भी देख लीजिए, 3.6 यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए 10⁶ जूल, इसको देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर देखिए बात करते हैं बॉयलरों के प्रकार या उसके वर्गीकरण। तो इसको देखिए सभी टाइप्स, सभी बेसिस पर दिया है, पानी और फ्लू गैसों की स्थिति के आधार पर। तो फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब, सेल के कक्ष के आधार पर, तो आपका हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, देखिए बॉयलर की स्थिति के आधार पर, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दाब के अनुसार, यहाँ पर देखिए लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, संचालन यानी कि जो आपका सर्कुलेशन के आधार पर, तो आपका नेचुरल एंड फोर्स्ड, ठीक है। बॉयलर के उपयोग के आधार पर, तो मोबाइल एंड स्टेशनरी, ड्रम के आधार पर, तो सिंगल ड्रम एंड मल्टी ड्रम, मतलब कितने ड्रम लगे होते हैं, तो उसके आधार पर। भट्टी के अनुसार, तो सिंगल फर्नेस एंड डबल फर्नेस, इसको भी आप देख लीजिएगा। और बॉयलर क्या है, ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, उदाहरण भी लिखा हुआ है, इसको आप लिख देंगे। एनर्जी कंजर्वेशन इन बॉयलर, मतलब बॉयलर में किस प्रकार से एनर्जी का हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो देखिए उसमें कुछ वाल्व भी लगे होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेन रोल कवर करते हैं बॉयलर में। देखिए यहाँ पर जैसे आपका ईंधन फायरिंग उपकरण जैसे बर्नर, मैकेनिकल स्टोकर आदि का उचित चयन करना चाहिए, ताकि उससे एनर्जी हमारी बचत हो सके उसके। बॉयलरों, भट्टियों और सहायक लेस में क्या होता है, लेस से विकिरण के नुकसान को कम करें, जिसका अर्थ है बेहतर थर्मल इंसुलेशन। पीने के लिए पानी को बॉयलर में गर्म की प्रक्रिया को कम करें, ठीक है। ये सभी देखिए, मतलब गर्म करना है तो आप बॉयलर का यूज ना करें, इससे भी आपको मतलब कम आपका जो एनर्जी है वो बचत होगी। वायु में क्या हो, गैस के रिसाव से बचें, वायु में जो गैस का जो रिसाव हो जाता है उससे बचें। अत्यधिक उतार चढ़ाव से बचें। देखिए बॉयलर बार में उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपने प्रक्रिया संचालन को निर्धारित करें, तो इनसे सभी से क्या हो सकता है, बचाव कर सकते हैं। जैसे ये देखिए अब जाएगा, मान लीजिए कोई चीज़ ऊपर जाएगा यहाँ से, तो वो इसी में संचित होकर मतलब एक प्रकार से आपका विलुप्त हो जाएगा ऊपर आते आते। तो इस टाइप से आपको याद रखना, ऊपर आते आते जब ख़त्म हो जाएगा तो उससे हमारी एनर्जी की खपत भी होगी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपका ये वाला क्वेश्चन। आपको ये देखिए जल नली और अग्नि नली बॉयलर जो है ये आपका नहीं आएगा। बॉयलर क्या है ये हमने बता दिया, एक बंद पात्र है, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं जिसमें जल या अन्य द्रव गर्म किया जाता है, ठीक है। बॉयलर कितने टाइप्स के ये भी हमने आपको बता दिया है। देखिए ईंधन फायरिंग के अनुसार ये भी इसको बॉयलर ये भी होते हैं, जैसे आपका ठोस ईंधन से चलने वाला, तरल ईंधन से और गैस ईंधन से चलने वाला बॉयलर। इसके अनुप्रयोग भी बता दिए। देखिए प्लाईवुड उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखी। तो ये देखिए आपका इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, आप बाकी का यहाँ पर देख लीजिएगा। कूलिंग टावर क्या होता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। कूलिंग टावर, यहाँ पर देखिए कूलिंग टावर क्या होता है, बट यहाँ पर ये आएगा नहीं, ठीक है। कूलिंग टावर, देखिए कूलिंग टावर एक विशेष प्रकार का हीट एक्सचेंजर, मतलब हीट का एक्सचेंज होता है, जिसमें पानी के तापमान को कम करने के लिए वायु और पानी को एक दूसरे के सीधे संपर्क में लाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर देखिए
पानी की जो कुछ मात्रा होती है वो वाष्पित हो जाती है, जिससे टावर के माध्यम से प्रसारित होने वाली पानी का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। कूलिंग टावर के प्रकार, नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका इस टाइप से। अब देखिए कूलिंग टावर क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर पानी जो है आपका एक यहाँ से देखिए क्या हुआ, आपका पानी आया एक प्रकार से यहाँ से आपका ये देखिए यहाँ से पानी गिर रहा है, और ये जो है यहाँ पर आकर फिर क्या हो जाएगा, स्प्रे फॉर्म में जब ये गिरेगा तो स्प्रे फॉर्म में गिरने के बाद देखिए, जैसे आप मान लीजिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं पहले कि मान लीजिए जब बहुत ज़्यादा गर्म पानी, मान लीजिए आपने डेली लाइफ में भी अगर हम बात करें तो डेली लाइफ में क्या होता है, आपकी मान लीजिए दोपहर का समय है और पानी क्या है, टंकी में पानी है गर्म है, ठीक है, हॉट पानी है। तो आपका देखिए एक फव्वारा वाला भी आपका सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है, जो ऊपर से जो पानी गिरता है फव्वारा वाला, तो उस गर्म पानी से जब आप क्या करेंगे, हाथ धोएंगे, ठीक है, मतलब हाथ धोएंगे या कोई भी चीज़ करेंगे उस पानी से, तो बहुत ज़्यादा हीट लगेगा, ठीक है, मतलब गर्म लगेगा। अगर आप उस फव्वारे से पानी मतलब नहा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो पानी गर्म लगेगा। अगर फव्वारे से आप उस पानी को मतलब ज़्यादा ऊपर तक लगा है, थोड़ा सा ऊपर तक लगा है और आप नीचे खड़े हैं, तो क्या होता है कि पानी जो है नीचे आते आते टेम्परेचर उसका डाउन होता जाता है और पानी हल्का हल्का ठंडा होता जाता है। जब फव्वारे के फाउंटेन के फॉर्म में वो क्या होता है, नीचे गिरता है और आते आते वो ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। यही काम है इसका, ठीक है, आता है एक तरफ इकट्ठा होता है, फिर क्या होता है वो ऊपर जाता है, ऊपर से फिर जब नीचे आता है तो वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। मैकेनिकल या फोर्स ड्राफ्ट कूलिंग टावर, तो पहला हमने आपको बताया नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर और आपका फोर्स्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, नेचुरल और मैकेनिकल। यहाँ पर देखिए इसको भी आप देख लीजिएगा, ये भी वही काम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाप की उपयोगिता की संक्षिप्त टिप्पणी। इसको आपको नहीं लिखना है, इसको आपको लिख लीजिएगा बना के, जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इसको आपको 3-4 पॉइंट आपको रट लेने हैं, ठीक है। 7 नंबर चैप्टर है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ECBC यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड क्या होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका इससे 5 मार्क्स का आपका मिलेगा। ECBC क्या है, तो देखिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2007 में भवन क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में पहला कदम था। ECBC को इस प्रकार इस विशेष देखिए एक विशेष सीमित द्वारा विकसित किया गया है। ECBC का महत्व क्या है, तो देखिए ECBC जो है यहाँ पर देखिए जो ECBC है यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो इसका महत्व क्या है कि जो हमारा भवन निर्माण के लिए जो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो भवन निर्माण है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि कोड भारतीय इमारतों के लिए विश्व स्तर पर सबसे कुशल इमारतों के बीच बेंचमार्क स्थापित करता है ये ECBC। इसकी देखिए ECBC क्या है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए यह क्रोड निष्क्रिय डिजाइन रणनीतियों को शामिल करके भवन निर्माण डिजाइन में अच्छे ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करके बिल्डरों, डिजाइनरों और वास्तुकारों के लिए पैरामीटर प्रदान करता है। मतलब किस प्रकार से किसी भी बिल्डिंग का डेवलप होता है, बिल्डिंग का जब हम निर्माण करते हैं तो किस पैरामीटर पर उसका डेवलपमेंट होता है, सारा कुछ यहाँ पर किस किस टाइप से आपके मतलब आदमी चाहिए, बिल्डरों को की आवश्यकता होती है, डिज़ाइनरों की किस प्रकार से डिज़ाइन करना है, और आपका वास्तुकारों की ये जो आर्किटेक्चर सब कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है, यही इसकी विशेषताएं हैं। टिप्पणी संक्षिप्त लिखनी है तो इसको आप लिख दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप देखकर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। मापदंड भी यहाँ पर देखिए कुछ प्रदान किए गए हैं, जैसे HVAC जो है अभी इसको हमने बताया है, तो ये भी जो सिस्टम है ठंडी वायु वितरित प्रणाली का ऊर्जा प्रदान इसमें भी शामिल है, इसको भी आपको देख लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है ये भी, और देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखिए दिए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके कुछ महत्व हैं, ये भी आप देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100% आपका इससे एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर में बनेगा, क्योंकि देखिए ECBC को यहाँ पर हमने ऊपर ही आपको डिस्कस कर दिया है, छोटा सा जो शॉर्ट में था कि वही आपका ज़्यादा मेन है, उसको आप पहले लिखिएगा, उसके बाद आपको जो भी इससे समझ में आए, जो भी आप जितना समझ में आए उसको
लिख देंगे। ठीक है, जैसे देखिए इस कोड के, क्योंकि देखिए ये कोड है, कोड के थ्रू सारा कुछ हम जितना भी बिल्डिंग का डेवलपमेंट करते हैं वो सारा कुछ इसमें आता है कि कितना उसमें खर्च लगेगा, कैसे डिज़ाइन, सारा कुछ ये आता है। विशेषताएं देखिए ECVC यहाँ पर देखिए अन्य कोड, यह कोड निष्क्रिय डिजाइन रणनीतियों को शामिल करके भवन निर्माण डिजाइन में अच्छे ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करके बिल्डरों डिजाइनरों इसकी प्रदान करता है। ठीक है, पैरामीटर को देता है। ECVC द्वारा जो नया कोड है का वो BEE द्वारा संयुक्त देखिए राज्य अमेरिका एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि USAID तकनीकी की सहायता के साथ विकसित किया गया था, और ये जो है US इंडिया द्विपक्षीय भागीदार के रूप में एडवांस क्लीन एनर्जी के विभाग के रूप में विकसित किया गया था। ECVC प्रकृति में स्वैच्छिक है और देखिए ये 22 राज्यों द्वारा स्वीकार किए गए हैं और जिन्होंने अभी अपने स्वयं के जो संशोधनों में कोड में बदल दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको देख लेना है। आप कितनी इसमें किलोवाट की मतलब लिमिट है वो भी आप देख लेंगे। ठीक है, ये 100 किलोवाट या इससे 120 किलोवाट तक या ठीक है इतने यहाँ पर KVA की अनुबंध की मांग की गई है, ये भी आप देख लेंगे। कुछ इसकी शर्तें भी हैं। अब देखिए यहाँ पर नए भवन में ऊर्जा संरक्षण के उपाय, तो नए भवन में मतलब ऊर्जा संरक्षण जो है, एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसके क्या उपाय हैं, किस प्रकार से आप किसी भी नए बिल्डिंग में आप ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमने यहाँ पर देखिए बता भी दिया है। ऊपर यहाँ पर फिर से आया है किसी भी नए घर में, अब नए जोड़ दिया है, बाकी सब वही था। ठीक है, किस प्रकार से एनर्जी का कंजर्वेशन करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए तो रोशनी जो कि इसको बंद करने से भी की जा सकती है, रोशनी जो है कोई बल्ब को बंद करके की जा सकती है। और यहाँ पर देखिए CFL लगाकर, ठीक है, बल्ब की जगह हम CFL लगा दें, जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है उसको हम बंद कर दें। ठीक है, इस तरह से। और जो कुशल उपकरणों की खरीद से, जो ऊर्जा के कुशल उपकरण हैं, इससे क्या होता है 25% तक की एनर्जी मतलब बचत होती है इसकी। और जो HVAC है, इस सिस्टम को अपग्रेड करने से भी और ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकता है। ठीक है, अगर हम HVAC को जो सिस्टम है इसको हम अपग्रेड कर दे तो। नेक्स्ट चैप्टर देखिए यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर है 8 नंबर चैप्टर, अपशिष्ट यानी कि देखिए वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेटर क्या होता है। ठीक है, को जनरेटर यानी कि जो एक प्रकार से आपका सह उत्पादन होता है वो। को जनरेटर सिस्टम क्या है, तो देखिए को जनरेटर जिसे संयुक्त ताप और शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। को एकल ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के 2 अलग अलग रूप में इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, को जनरेटर सिस्टम के टाइप्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे आपका स्टीम टरबाइन को जनरेटर हो गया, आपका इंटरनल कंबशन इंजन को जनरेटर हो गया, गैस टरबाइन को जनरेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो ये जनरेशन जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टीम टरबाइन को जनरेशन सिस्टम के प्रकार, अब ये भी आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जैसे आपका बैक प्रेस की स्टीम यानी कि भाप टरबाइन हो गया आपका, और निष्कर्ष संघनन की भाप टरबाइन जो कंडेंसेशन के थ्रू जो आपकी जो भाप बनती है वो वाली टरबाइन। अब यहाँ पर देखिए गैस टरबाइन को जनरेशन क्या है इसको भी बताना है कि ये देखिए जो गैस टरबाइन को जनरेशन सिस्टम का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, संयंत्र द्वारा आवश्यक ऊर्जा की वास्तविक आवश्यकता के सभी या कुछ मामलों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। देखिए जो गैस टरबाइन को जनरेशन सिस्टम क्या होता है, इसके लाभ लिखने। तो गैस टरबाइन में समय जो होता है वो कम लगता है। गैस टरबाइन जो है आपका आंतरिक ऑपरेशन को लचीलापन प्रदान करता है। देखिए उच्च तापमान पर अधिकतम क्या करता है, हीट को प्राप्त किया जा सकता है गैस टरबाइन के थ्रू। हीट रिकवरी क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हीट रिकवरी भी, इसको आपको देख लेना है हीट रिकवरी क्या होती। तो देखिए ये क्या है, एक वांछित उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपकरण या मशीनरी के संचालन के एक अवांछित उत्पाद के रूप में ऊष्मा का संग्रह है। हीट रिकवरी के लाभ क्या हैं, तो ईंधन देखिए इससे क्या होता है, आवश्यक ईंधन और ऊर्जा की खपत में कमी होती है। ठीक है, साथ ही क्या होता है, प्रदूषण में भी कमी होती है, मतलब प्रदूषण भी नहीं होता है। हीट रिकवरी के थ्रू हम हीट को रिकवर कर सकते हैं। हीट रिकवरी की हानियाँ क्या हैं,
तो देखिए इससे क्या होता है, अक्सर अपशिष्ट गर्मी यानी कि जो वेस्टेज हीट होती है वो कम गुणवत्ता उस मतलब की होती है। और हीट रिकवरी का उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम लागत लगानी पड़ती है। लागत जो होती है वो कॉस्टली मतलब ज़्यादा महंगी होती है। तो हीट रिकवरी क्या है, इसको आपको यहाँ पर देख लेना, सारा कुछ यहाँ पर बता दिए हैं। इससे प्रदूषण भी कम होता है, मतलब एकदम नहीं के बराबर होता है, और इसमें लागत कम लगती है। हीट जो है वो थोड़ा कम लेवल की निकलती है। ठीक है, कोजनरेशन ये आप लिख दीजिएगा कितने टाइप से, वही आपका देखिए होता है सारा कुछ, बस थोड़ा सा बड़ा करना होता है लॉन्ग क्वेश्चन में, और उसमें थोड़ा शामिल हो जाता है कि क्या है, कितने टाइप्स का है, सारा कुछ। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। इसको देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे। हीट रिकवरी देखिए वही चीज़ है, संक्षिप्त टिप्पणी कह रहा है तो क्या है, तो हमने बता दिया आपको कि हीट रिकवरी से हम हीट को क्या कर सकते हैं, मतलब पॉल्यूशन कम होता है, और इससे एक प्रकार से जो हमारा उपकरण होता है वो संचालन के लिए मतलब यूज होता है, ये आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसके लाभ आ गया, हीट रिकवरी है, इसका उपयोग, लाभ और हानि, अब तीनों करके लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया है। तो हीट रिकवरी क्या है, सबसे पहले ये लिख देंगे। यहाँ पर देखिए लाभ क्या है इसके, तो यहाँ पर देखिए अपशिष्ट ताप पुनरावृत्ति से आवश्यक ईंधन और ऊर्जा की खपत में कमी आती है, प्रदूषण में कमी, उपकरण के आकार में कमी, कम सहायक ऊर्जा की खपत। यहाँ पर देखिए हानियाँ, अपशिष्ट ताप पुनरावृत्ति का उपयोग करने के लिए सर्वप्रथम लागत लगानी पड़ती है, और जो इसका कम गुणवत्ता मतलब लो लेवल में हीट निकलता है, और जो उपकरण के लिए जो रख रखाव होता है, मेंटेनेंस, उसकी आवश्यकता होती है, यानी कि खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है। नवा चैप्टर यहाँ पर देखिए क्या है, नया चैप्टर है आपका जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स। ठीक है, जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स यहाँ पर देखिए क्या होते हैं, तो एलईडी, यहाँ पर देखिए एलईडी का पूरा नाम क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। सीएफएल का पूरा नाम क्या होता है, देखिए कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग को देखिएगा, जो फ्लोरोसेंट है, ठीक है, फ्लूओरेसेंट, इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे थोड़ा, तो फ्लोरोसेंट, ठीक है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, इसको आप याद रखेंगे। ये आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, मतलब आपको या तो आपको टिप्पणी दिया होगा तो लिखना भी पड़ सकता है। कंप्यूटर के लिए यहाँ पर देखिए ऊर्जा की बचत के उपाय, कंप्यूटर के लिए जो ऊर्जा आप किस प्रकार से उसकी बचत कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए, तो देखिए बाहरी उपकरणों को डिस्कनेक्ट ना करें कंप्यूटर में, कंप्यूटर की जो ऊर्जा सेटिंग है उसको समायोजित करें, स्मार्ट टिप्स का यूज करें, और उपयोग ना होने पर कंप्यूटर को शट डाउन और अनप्लग करें। ठीक है, कुकिंग के लिए ऊर्जा की बचत, कुकिंग के लिए, ठीक है, खाना वाना बनाने के लिए तो माइक्रोवेव का यूज करें, फ्रीज़र के दरवाजे बंद रखें। यहाँ पर देखें हमेशा बर्तन और पैन को ढकें, स्टोव बर्तन पर सही आकार के बर्तन का उपयोग करें, यानी कि जो भी आप स्टोव बर्तन में मतलब स्टोव पर बर्तन रख रहे हैं वो भी सही प्रकार से एकदम ढक जाए, कवरिंग कर जाए। प्रकाश उत्सर्जक, ये देखिए आप इसमें किस प्रकार से बचत कर सकते हैं प्रकाश व्यवस्था में, तो कमरे के प्रकाश की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सबसे कम वाट क्षमता वाले बल्ब का यूज करना चाहिए। घर से बाहर जाते समय आपको सब बंद कर देना चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। इंडोर और आउटडोर रोशनी के लिए टाइमर और सेंसर का यूज करना चाहिए, टाइमर लगा देना चाहिए कितने बाद ये बंद हो जाना चाहिए। ठीक है, नियमित रूप से अपने कम ऊर्जा प्रकाश बल्ब को फिटिंग को साफ कर देना चाहिए। तो ये सारे देखिए प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम लाभ, यानी कि जो नेचर से हमें मिल रही है लाइट, उसका यूज करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर में ऊर्जा की हम बचत किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए ज़्यादा बड़ा रेफ्रिजरेटर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि बड़े रेफ्रिजरेटर से संभावित ऊर्जा व घर का स्थान भी बर्बाद होता है और एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। फ्रिज के दरवाजे, यहाँ पर देखिए फ्रिज के दरवाजे बार बार नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि दरवाजे बार बार खोलने से ऊर्जा की हानि होती है। फ्रिज को दीवार से कम 4 इंच दूर रखना चाहिए, ठीक है, ताकि मोटर को ओवर वर्क ना करना पड़े, क्योंकि जब देखिए दीवार के से थोड़ा टच रहेगी तो मोटर जो रोटेट करेगा वो थोड़ा कम, मतलब एक प्रकार से उसको ज़्यादा लोड लगाना पड़ेगा। फ्रिज को गैस या स्टोव या ओवरहेड गर्मी के स्रोतों से दूर रखें। फ्रिज के अंदर जो गर्म भोजन रखने से मतलब बचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए भोजन अंदर रखने से पहले भोजन को ठंडा होने दें। तो ये सारा को देखिए फ्रिज में अत्यधिक लोड करने से बचें, ये आपको देख लेना। हीट देखिए वाटर हीटर
ये इसमें बचत किस प्रकार से कर सकते हैं, तो वाटर हीटर के थर्मोसेट को बंद कर देना चाहिए, पानी का उपयोग करना चाहिए गर्म मतलब कम पानी का, गर्म पानी का। तो ये सारा कुछ आप 3-4 पॉइंट आप देख लीजिए, लिख दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने बता दिया है। यहाँ पर देखिए जल पंप के लिए ऊर्जा की बचत, तो जब कुशल पंप का हम चयन करें अच्छे से, ठीक है, पंप का सही यूज करें, सिस्टम प्रेशर ड्रॉप को कम से कम मतलब करें, कंप्रेसर कम से कम रहेगा तभी काम होगा, मतलब बचा सकते हैं। उचित नियंत्रण वाल्व को लागू करें, मतलब कंट्रोलिंग वाल्व लगा दें। वीएसडी यानी कि जो चर गति ड्राइव है इसको भी लागू करें, प्रभावी ढंग से पंपिंग सिस्टम बनाए रखें। ये सारे पॉइंट आप लिखकर उसको क्या करेंगे, आप पॉइंट में कुछ लिख देंगे जो उससे रिलेट होगा। कुकिंग के लिए ये देखिए बता चुके हैं, बस यहाँ पर आप क्या है हेडिंग के थ्रू आ गया है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना है। देखिए इसमें आप लिख देंगे कि इसमें किस प्रकार से एनर्जी को हम बचा सकते हैं। तो देखिए किसी स्थान की यात्रा करने से पहले यात्रा की जो योजना है वो बना लेनी चाहिए, इससे अनावश्यक यात्रा के खर्चों से बचा सकते हैं, इससे ईंधन की भी बचत होती है। छोटी दूरी पर जाने के लिए गाड़ी न चलाएं, सार्वजनिक परिवहन या पैदल विचार करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपनी कार को दूसरों के साथ साझा करें, अर्थात पड़ोसी, दोस्तों या सहकर्मियों को अपनी कार में एक ही मार्ग की यात्रा के लिए लिफ्ट दें। मतलब जैसे मान लीजिए आप उधर ही जा रहे हैं तो उनको भी अपने साथ ले लें, तो उससे भी एनर्जी की जो कंजप्शन है वो थोड़ा कम होती है। ड्राइवर से लिफ्ट लें और अपनी कार को घर पर छोड़ दें। जितनी बार संभव हो सार्वजनिक परिवहन का यूज करें, ठीक है, कि वो केवल उन स्थानों पर ड्राइव करें जहाँ कोई सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध नहीं है। अनावश्यक अधिक गति से बचें और मतलब एक स्थिर गति बनाए रखें, मतलब मेंटेन आप स्पीड रखें ताकि उससे भी कोई एनर्जी लॉसेस ना हो। देख लीजिएगा पॉइंट आप। नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर जो है वो आपका है एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। एनर्जी ऑडिट क्या है, देखिए ऊर्जा लेखा एक संगठन है जिसका उद्देश्य उत्पादकता यानी कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, उसको प्रभावित किए बिना ऊर्जा की बचत और ऊर्जा लागत में कमी के तरीकों को सुझाव देना है। इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो देखिए प्रारंभिक यानी कि प्राइमरी एंड विविड यानी कि एक प्रकार से आपका विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण। इसके भाग क्या लिखना है, तो देखिए सिस्टम ऑडिट हो गया, आपका कार्यात्मक ऑडिट हो गया, यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता लेखा परीक्षण हो गया, आधुनिकीकरण लेखा परीक्षण हो गया। ये सभी इसके उपभाग हैं। एनर्जी ऑडिट उपकरणों के नाम लिखना है कि इसके कौन कौन से उपकरण हैं, तो वाट मीटर हो गया, टेम्परेचर इंडिकेटर हो गया, कंडक्टिविटी मीटर हो गया, गैस एनालाइजर हो गया, मैनोमीटर हो गया, लक्स मीटर हो गया, ये सभी इसके इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आते हैं। थर्मो आर्द्रता मापी यानी कि जो ह्यूमिडिटी मेजरमेंट उपकरण है वो ये क्या होता है, तो देखिए इसके द्वारा मॉइस्चर और तापमान के मापने के लिए ये यूज होता है, एकदम इसी से समझ में आ रहा है नाम से ही। और उद्योगों में जो जाने वाली गैसें हैं उसको भी ये पता लगाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर का यूज क्या है, ठीक है, तो देखिए ये क्या करती हैं, विभिन्न आकारों की पाइपलाइन के माध्यम से पाइपलाइनों पर अल्ट्रासोनिक सेंसर तरल के प्रवाह की माप के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए थर्मल इंसुलेशन के यूज क्या हैं, तो गर्म ठंडी सतहों से प्रति यूनिट क्षेत्रफल में ऊर्जा के नुकसान को मापने के लिए थर्मल इंसुलेशन का यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन बन गया है, इसके उद्देश्य और इसको ये क्या होता है एनर्जी ऑडिट साथ में जोड़ दिया गया है, तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। उद्देश्य बस देख लीजिए यहाँ पर, इसका जो उद्देश्य है वो विभिन्न ऊर्जा स्रोतों उपयोगों के तरीकों के बारे में अधिक समझाने में मदद करता है और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहाँ पर कचरा हो सकता है, मतलब कूड़ा कचरा ज़्यादा होता है और जहाँ सुधार की गुंजाइश हो सकती है। इस प्रकार ऊर्जा लेखा परीक्षण क्या होता है, ऊर्जा प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली अवधारणा में से एक है। अब देखिए ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसको भी हमने यहाँ पर देखिए अभी आपको डिस्कस किया है, 2 टाइप्स के, प्रारंभिक और विस्तृत। इसको भी आप लिख देंगे 10 दिनों के भीतर। यहाँ पर देखिए सीमित समय में किया जाता है, ये आप इसको देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सिस्टम ऑडिट, ठीक है, इसी में अब ये भी कई टाइप्स के होते हैं। आपका जो विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षण सिस्टम ऑडिट हो गया,
कार्यात्मक लेखा परीक्षण, उपयोगिता और आधुनिकीकरण। एनर्जी ऑडिट की देखिए रिपोर्ट से क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे उसके ऊर्जा यानी कि ईसीओ में परिवर्तन हो जाता है, ऊर्जा संरक्षण के अवसर में, ऊर्जा संरक्षण के उपाय, और ईसीएम यानी कि जो आपका जो अनुमति निवेश होता है वो, और देखिए ईसीएम और पे बैक अवधि की वार्षिक बचत। और यहाँ पर देखिए संशोधन कार्य के लिए जो व्यवहार्यता अध्ययन है, ये भी आपका इसी का परिवर्तन है। एनर्जी ऑडिट उपकरणों के नाम आपको देखिए ये हमने सब बता दिया है। इसमें अब यहाँ पर थोड़ा और भी ज़्यादा दिया है, पीएच मीटर हो गया आपका, सारा कुछ इसमें दिया गया है, ठीक है। टैकोमीटर, वाट मीटर, आपका मैनोमीटर, सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर देख लीजिएगा इसको। एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशा निर्देश क्या क्या होने चाहिए, इसको व्याख्या करनी। तो देखिए आपका यहाँ पर शीर्षक पृष्ठ होना चाहिए, जो मतलब रिपोर्ट एक प्रकार से जिसके पास विवरण रहता है। ग्राहक का नाम होना चाहिए, ठीक है। सुविधा का स्थान होना चाहिए, रिपोर्ट की तारीख, ऑडिट ठेकेदार का नाम जो भी देता है, ठीक है, इसके पास होता है ऑडिट का पूरा विवरण। सामग्री की तालिका होनी चाहिए। तो ये देखिए इसके अंतर्गत भी कई सारे जो कार्यकारी सारांश है, इसके अंतर्गत भी तारीख ऑडिट हुई, परिणाम, सारा कुछ यहाँ पर, इसको भी आपको देख लेना है। और परिचय जैसे आपका देखिए ऑडिट पृष्ठभूमि की जानकारी ये होना चाहिए, ऑडिट गतिविधि और जो परिणाम है इसमें देखिए पद्धति का विवरण, सुविधा उपकरणों की सामान्य स्थिति पर अवलोकन, और ऊर्जा जो प्रकारों के संदर्भ में एक ऊर्जा खपत आधार रेखा की जो सत्यापन है, ये भी होना चाहिए। सिफारिशें भी होनी चाहिए यहाँ पर देखिए, परिशिष्ट, सारा कुछ यहाँ पर जो गणनाओं को समझने के लिए आवश्यक है। अब एनर्जी ऑडिट के उपकरणों के जो उद्देश्य हैं, जैसे आपका थर्मल इंसुलेशन हो गया, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट हो गया, अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर हो गया, आपका टेम्परेचर आपका इंडिकेटिंग हो गया। क्या होता है इसको भी डिस्कस करना है, इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो गैसों, हवा, तरल पदार्थों, ठोस का पाउडर आदि को मापने के लिए इसका हम यूज करते हैं। देखिए गर्म ठंडी से प्रति यूनिट मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल में ऊर्जा के नुकसान को मापने के लिए, जितना भी ऊर्जा का नुकसान हो रहा है किसी भी ठंडे या गर्म स्थान पर, उसको मेजरमेंट के लिए। ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर को मापने के लिए, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। अल्ट्रासोनिक फ्लोरोमीटर क्या होता है, इसको भी आप देखेंगे। विभिन्न आकारों की पाइपलाइन के माध्यम से पाइपलाइन पर अल्ट्रासोनिक सेंसर तरल के प्रवाह की माप के लिए इसका यूज किया जाता है। जो भी अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर होता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर को मेजर करने में, यानी मेजरमेंट ऑफ अल्ट्रासोनिक सेंसर, ये हमारा इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक फ्लोरोमीटर, ठीक है। तो ये फ्लोरोमीटर तो ये आपका होता है। तो ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए जितना भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और जो मुझे लगा था कि वो बेसिक है, जो एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, उस देखिए मैक्सिमम हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। और यहाँ पर आज जो है ये चैप्टर पूरा का पूरा जो 10 चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। टाइम भी आपके पास कम बचा हुआ है, इसीलिए इसको हमने जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको माइंडसेट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार और पीडीएफ को देख लीजिएगा। तो इसको आप लोग अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और पीडीएफ देखिए आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे। लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और जो भी आपके पास डाउट है मान लीजिए, तो आप इंस्टा पर फ़ोटो पोस्ट करके भी आप मतलब फ़ोटो सेंड करके आप पूछ सकते हैं। जो भी आपका मान लीजिए क्वेश्चन है, तो वो आप अगर मतलब आप उसका आंसर अगर एक्सप्लेन करना है, तो भी आप लोग मुझे उसको उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप उसे सेंड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।